सहारनपुर यूनिवर्सिटी लड़कों की हॉस्टल के एक कमरे में अरमान ने खिड़की से दुनिया को देखते हुए हल्के से शिकायत की। यह मौसम मुझे मार डालेगा। बारिश ऐसे गिर रही थी मानो दुनिया पर बाढ़ आ गई हो। खिड़की के शीशे से टकराने वाली पानी की बूंदों की आवाज सुकून देने वाली थी। पिछले एक साल से मौसम दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। रेगिस्तान अचानक तरह तरह के तूफानों से भर गए और धरती के कुछ हिस्सों पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा खराब था। यहां तक कि जब अंटार्कटिका जैसी बर्फीली जगहें भी पिघलनी शुरू हो गई थी और अगले दिन तापमान फिर से गिर गया और सब कुछ जम गया। वैज्ञानिकों के पास इस घटना को समझाने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि अब भले ही सूरज चमक रहा हो, लोग अचानक तूफान के डर से हमेशा अपने हाथों में छाता लेकर चलते हैं। अरमान एक सामान्य 20 वर्ष का लड़का था। उसके पिता एक छोटे से कर्मचारी थे जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, और उसकी मां एक सामान्य टीचर थी जो इंग्लिश पढ़ाती थी। जब अरमान 12 साल का था तब उसकी मां एक सुंदर लड़की को घर ले गई जो उसे 3 साल छोटी थी। उसका नाम शालिनी था। शालिनी के माता पिता का निधन हो गया था, इसलिए वह अकेली रह गई थी क्योंकि परिवार का कोई भी अन्य सदस्य उनकी देखभाल नहीं करना चाहता था। अरमान की मां शालिनी की मां की अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो उसे अपने साथ घर ले आई थी। तब से वे चारों ओर एक साथ रह रहे थे और वर्तमान में शालिनी राजधानी के एक फेमस हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। वह अगले साल अरमान के उसी यूनिवर्सिटी में जाने वाली थी। अरमान जब अपने कपड़ों की अलमारी में से कुछ निकाल रहा था तब उसका पूरा कमरा हिलने लगा। तब एहसास लग रहा था कि उसका पूरा कमरा टूटने वाला है क्योंकि बहुत सी चीजें अपनी जगह से हिलने लगीं। उसने जल्दी से अलमारी को कसकर पकड़ लिया। जिससे वो अलमारी के नीचे दब न जाए। अरमान को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि उसके पेट में कुछ घुस गया हो जिससे उसकी सांस रुक गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे उल्टी आने लगी। वह मुश्किल से खुद को रोक पाया। करीब 10 सेकंड के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। चीजें हिलना बंद हो गईं। अब गिरने का खतरा नहीं था और फिर से तेज बारिश की आवाज सुनाई देने लगी। अरमान को कुछ पल पहले जो घुटन और दम घुटने जैसा एहसास हुआ था वह गायब हो गया और टूटी खिड़कियों से आती ठंड ने उसके शरीर को जकड़ लिया। हालांकि वह अब ठंड, बारिश या कमरे के हिलने की चिंता नहीं कर सकता था। सोल रिकॉर्ड्स पृथ्वी पर आ गए अंके। कंग्रेचुलेशन, अब आपके पास सोल रिकॉर्ड सिस्टम आ गया है। अब आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यह क्या है? उसने अपने आप से बड़बड़ाया जब उसने अपने सामने एक स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अजीब ब्लैक संदेश को पढ़ा। नेम अरमन, लेवल 0, रेस ह्यूमन, जॉब नन, टाइटल नन, लेवल 0, रेस ह्यूमन, जॉब नन, टाइटल नन, स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 10, हेल्थ 10, स्टैमिना 10, मैजिक 10। अरमान का शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसके कपड़ों के नीचे उसके लगातार हार्ड वर्क के कारण एक अच्छी बॉडी थी। यह देखते हुए कि उसके शरीर की स्थिति काफी अच्छी है, तभी उसे अपने माइंड के अंदर मैजिक वर्ड दिखाई देता है। मैजिक? उसने मैजिक शब्द को बड़ी आंखों से देखा। जादू तो मैंने फिल्मों, विश्व और कहानियों किस्सों में सुना था। अब उसके दिमाग में एक स्क्रीन थी जो उसकी पूरी बॉडी के बारे में बता रही नहीं थी, बल्कि उसमें मैजिक को एट्रीब्यूट दिखाई दे रही थी। दिलचस्प। यह सोचना कि मैं इस निचली दुनिया में पहुंचते ही मैजिक के लिए हाई क्वालिफिकेशन वाले इंसान से मिलूंगा। उसके पीछे से एक बहुत ही सुरीलियर और चंचल और थोड़ी मासूम आवाज सुनाई दी, जिसने उसे आगे के बारे में सोचने से रोक दिया। अरमान ने जब पलट के देखा तो देखता ही रह गया। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। जब अरमान ने उसे ध्यान से देखा तो उसे देखता ही रह गया। उसकी दूध सी सफेद स्किन थी और जो रोशनी में चमक रही थी, उसके काले लंबे घने बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसकी पानी सी साफ आंखें थीं। काले रंग की 1 पीस ड्रेस। मैं अरमान के पीछे खड़ी थी। उस ड्रेस में उसकी सभी फीचर अच्छे से दिखाई दे रहे थे। उसकी 2 लंबी लंबी टांगे, 2 भुजाएं, उसकी पतली पतली लंबी उंगलियत थी जिसे देखकर किसी संत का मन भी वासना से भर जाए। अरमान ने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उसके सामने खड़ी लड़की न केवल खूबसूरत थी बल्कि बहुत अट्रैक्टिव भी थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत भी थी जो उसके शरीर से मेल नहीं खाती थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ भी पूछती, बाहर से कई आवाजों और चीखों ने उसे खिड़कियों की ओर खींच लिया।
कि वह देख सके कि क्या हो रहा है। बाहर वह पूरी दुनिया बदल चुकी थी जिसे वह जानता था, और अब उसकी आंखें जो देख रही थीं, वो अब वैसा नहीं था जिसे उसने 1 मिनट पहले देखा था। लोग हर जगह भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और मदद की भीख मांग रहे थे और अपनी पूरी ताकत से दूसरों से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सबसे डरावनी बात यह थी कि बहुत से लोग दूसरे लोगों को ऐसे खा रहे थे जैसे वे जानवर हों। एक सुंदर लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसने पीछे देखा और उन अजीब लोगों में से एक से जितना संभव हो सके उतना दूर जाने की कोशिश कर रही थी। गलती से वह एक पत्थर से टकरा गई और जमीन पर गिर गई। सावधान अरमान अनजाने में चिल्लाया। अनफॉर्च्यूनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन अजीब लोगों में से एक ने अपने खून से सने मुंह से गिरी हुई लड़की को पकड़ लिया और उसकी एक बांह को बुरी तरह काट लिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगी। मुझे बचाओ! छोटी लड़की दर्द से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी हालत सच में दयनीय थी। बदकिस्मती से उसके लिए भाग रहे लोगों में से कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं रुक रहा था, क्योंकि सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जल्द ही उसके शरीर ने हिलना बंद कर दिया। हालांकि कुछ ही पलों के बाद लड़की खड़ी हो गई और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलने लगी, और अजीब से गुर्राहट की आवाज निकलती है और शोर करने वाले लोगों के पीछे भागने लगी थी। यह देखकर अरमान का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे यह एहसास होने में देर नहीं लगी कि ये सब जानवर मैं बदल रहे हैं, जो इंसानों का सीकर करने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? अरमान को तब झटका लगा जब उसने ह्यूमन के हाथ के आकार की मधुमक्खी को अचानक एक जानवर मैं बदले इंसानों की ओर भिनभिनाते हुए उसकी ओर जाते हुए देखा। जब मधुमक्खी के बड़े डंक ने उस जानवर बने इंसान के सिर में घुसकर उसके दिमाग को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, तो जानवर ने इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। मधुमक्खी ने जानवर का सिर खोला और कुछ खाने लगी। कुछ पलों के बाद उसका शरीर कुछ इंच और बढ़ने लगा और फिर वह रुक गई। जैसे कि उसे कुछ महसूस हो गया हो, मधुमक्खी ने जानवर की लाश को छोड़ दिया और सीधे लड़कों के हॉस्टल की ओर बढ़ गई। अरमान ने जब मधुमक्खी को अपने ओर आते हुए देखा तो उसे ठंडा पसीना आना शुरू हो गया। मधुमक्खी की गति वाकई बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में वह खिड़कियों को पार करके वह अरमान के सामने अपना खूनी डंक तान कर खड़ी हो गई। अरमान की बॉडी ने अपने आप रिएक्ट करती है। उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और उसने बगल में रखी लकड़ी की कुर्सी पकड़ ली। बिना 1 सेकंड भी सोचे उसने पूरी ताकत से आगे की ओर वार किया। लकड़ी की कुर्सी मक्खी से जोर से टकराई, जिससे वह बगल की दीवार से टकराई और नीचे गिर गई। यह देखकर कि मधुमक्खी जमीन पर गिर गई है लेकिन अभी भी हिल रही है, अरमान ने कुर्सी को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और अपनी पूरी ताकत से मधुमक्खी के ऊपर पर 3 बार और वार किया। तब तक मधुमक्खी का हिलना बंद हो गया। उस मधुमक्खी के मरते ही एक गोला उसकी बॉडी से निकलकर अरमान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया और उसे अपने दिमाग के अंदर एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है। आपने लेवल 5 की मधुमक्खी का सीकर किया है। आपको इसकी सोल पावर मिली है, स्ट्रेंथ +2, एजिलिटी +2। आप लेवल 1 पर पहुंच गए हैं। अरमान की स्क्रीन पर यह शब्द दिखाई दिए। वह यह देखकर भौचक्का था कि कैसे वह अजीब एनर्जी उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को पावर दे रही थी, जिससे उसका शरीर जल्दी ही स्ट्रांग बनता हुआ महसूस हो रहा था। यह क्या है? अरमान ने जल्दी से आगे बढ़कर मधुमक्खी की लाश के पास रखी चीज को उठाया। ब्लड कंट्रोल, फर्स्ट स्किल। इस स्किल में आप लेवल 5 तक के मॉन्स्टर या किसी का भी कुछ हद तक ब्लड कंट्रोल कर सकते हैं, और यह आपकी विल पावर पर भी निर्भर करता है। उसके हाथ में एक अजीब ब्लडी स्क्रोल से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा था, और हालांकि यह साफ और चिकना था, लेकिन इसके अंदर से ब्लड की हल्की स्मेल सुना रही थी। लगता है यह सच में एक पावरफुल स्किल है। जो ये सब कुछ हुआ, वह इन सब के बीच उस लड़की को भूल ही गया था जो कुछ देर पहले पता नहीं खासे उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वह मुड़ा और उस खूबसूरत लड़की को ध्यान से देखा। भले ही वह सुंदर थी, जो अब कुछ हो रहा था, उस लड़की को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कौन हो तुम? अरमान ने कुर्सी को अपने हाथों में पकड़ते हुए गहरी आवाज में पूछा। हे वो लड़की धीरे से हंसी। उसका चेहरा मासूमियत से बदलकर एक खूबसूरत लड़की की तरह आकर्षक हो गया। मेरा नाम लिली है, मैं डीमन फैक्शन से हूं। अरमान उस लड़की का ये अजीब सा इंट्रोडक्शन सुनकर दंग रह गया।
लेकिन उसने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। लेकिन वह उस लड़की से अभी भी सावधान था। कम से कम वह बिना लड़े मरना नहीं चाहता था। भले ही वह जीत न सके, पर वह अपनी आखिरी सांस तक तो लड़ ही सकता था। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने अपने हाथों में कुर्सी पकड़ते हुए उसने अपनी गहरी आवाज मैं उस लड़की से पूछा। लिली ने अपनी पानी से साफ आंखों को झपकाया और उसकी लंबी पलकें एक पल के लिए फड़फड़ा उठीं। उसने अपने सामने खड़े इंसान को बढ़ती दिलचस्पी के साथ देखा और थोड़ा हैरान होकर कहा, मैंने अभी जो कुछ तुम्हें बताया उससे तुम हैरान नहीं हो। तुम मुझ पर इतनी आसानी से भरोसा कर ले रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अरमान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए खिड़की की ओर इशारा किया और मुट्ठी के आकार की मधुमक्खी को देखा जिसे उसने अभी अभी मारा था और कहा, बाहर की दुनिया पहले से ही गड़बड़ है। एक मधुमक्खी जो आदमी के नाखूनों के बराबर आकार की होनी चाहिए, अब एक नॉर्मल आदमी के मुट्ठी के आकार की है। जैसे कि यह काफी नहीं था, ये अजीब संदेश मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। तुम पर विश्वास क्यों नहीं करूंगा? भले ही तुम एक नॉर्मल आदमी हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। एक आदमी जो सच्चाई को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भरोसा कर ले, उतना अच्छा है। तुम शायद लंबे समय तक जी सकते हो। ह्यूमन लिली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अरमान को ऐसे देखा जैसे वो उसे प्यार करती है और उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहती हो, और इसीलिए वो अरमान से कहती है, तुम मेरी क्यों नहीं हो जाते? मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा ब्लड चूस कर मुझे मार डालो, अरमान ने कैसुअली कहा। लेकिन केवल वह जानता था कि इस लाइन को कहने में उसकी सारी इच्छा शक्ति खत्म हो गई थी। उसके सामने खड़ी लड़की बहुत खूबसूरत थी। हर इशारा, हर शब्द, हर भौहें और मुस्कान किसी भी आदमी के सीधे दिल पर वार करती थी। हालांकि इस समय उसका जीवन सबसे जरूरी चीज थी। लिली कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अरमान उसे इग्नोर कर रहा है। उसकी नजर उसके हाथों में लाल स्क्रॉल पर टिकी हुई थी। आपको बस इसे सीखने के लिए उसे अपने दिमाग में सोचना होगा और तुम इसे आसानी से सीख लोगे। लिली ने इशारा किया जैसे कि वह उसके स्क्रोल के बारे में जानती थी। अरमान ने अपनी आंखें बंद करने से पहले धीरे से सिर हिलाया। वह उस स्क्रॉल में लिखी स्किल को सीखना चाहता था, और उसके ऐसा सोचते ही उसे दिमाग में जानकारी का भंडार इकट्ठा होने लगा था, और उसके हाथ में रखा स्क्रॉल गहरे लाल लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है और उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। अरमान ने महसूस किया कि उस स्क्रोल के एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका ब्लड बहुत तेजी से सर्कुलेट होने लगता है। अब वह अपने तेजी से बहते हुए खून की आवाज को भी सुन सकता था, और यहां तक कि वह लिली के शरीर के अंदर खून को नॉर्मल रूप से बहते हुए भी सुन सकता था, जो दर्शाता था कि वह कितनी शांत थी। साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि वह किसी हद तक ब्लड को भी कंट्रोल कर सकता है। लिली के अंदर बहते हुए खून को देखकर उसे नहीं लगता था कि वह उसके ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। आपने एक स्किल सीखी है और आप 4 और स्किल सीख सकती हैं। उसके दिमाग में यह नोटिफिकेशन सुनाई दी, और लाल रंग का स्क्रॉल जो अभी कुछ पल पहले उसके हाथों में था और जो लाल लिक्विड में बदल गया था, गायब हो गया, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। अरमान ने नोटिफिकेशन का मतलब समझने की कोशिश करते हुए भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर उसे अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। वो इस बारे में सोचकर खुश हो ही रहा था, लेकिन तभी उसके कमरे के लकड़ी के दरवाजे पर बाहर से जोरदार धमाका हुआ और अरमान न खुद को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरवाजे पर कोई बहुत जोर से पंच मार रहा हो। दरवाजे के पास से लगातार धमाके की आवाज आ रही थी। धमाका लगातार जारी रहा और दरवाजे के दूसरी तरफ से आ रही घुरघुराहटों से यह साफ हो गया कि कम से कम एक डीमन बना इंसान अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। और यह देखकर कि दरवाजे पर कितनी जोर से वार किया जा रहा था और किसी भी पल दरवाजा टूटने वाला था, उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है ऐसे खड़े रहने का। उसका दिमाग तेजी से घोड़े की तरह दौड़ने लगा। उसने पास ही में रखे टीवी की तरफ दौड़ लगा दी और अरमान ने वहां से डोरी को खींचकर निकल लिया। उसने एक सिरा बेड से बांधा और दूसरा सिरा पास ही रखी मेज से बांध दिया। उसके बाद वह मधुमक्खी के पास गया और कुछ ढूंढने लगा। लिली उसे अपनी क्यूरियसली आंखों से बिना कुछ कहे इंटरेस्ट के साथ देखती रही। लिली का उसे रोकने या कुछ बताने का इरादा नहीं था।
तभी धमाके के साथ लकड़ी का दरवाजा टूट गया और दो दानव जैसे दिखने वाले इंसान तेजी से अंदर घुस गए और अरमान की तरफ देखने लगे। उनके मुंह पर खून लगा हुआ था और जगह जगह से मांस भी फटा हुआ था। उनके खून में से बहुत ही गंदी स्मेल सिला रही थी। अगर पहले वाला अरमान होता तो शायद इस गंध की वजह से उल्टी ही कर देता, लेकिन ब्लड कंट्रोल सीखने के बाद उसका दिल काफी मजबूत हो गया था, जिसकी वजह से उसे इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों डीमन जैसे देखने वाले इंसान अरमान की तरफ तेजी से बढ़े, लेकिन फिर वो उस डोरी से टकराकर गिर गए जो अरमान ने लगाई थी। अरमान ने बिना किसी देरी के आगे बढ़ा और उस मक्खी से हासिल हुए जहरीले डंक को निकाला। देखने में वो डंक लगभग एक आदमी के हाथ की लंबाई और 3 उंगलियों के जितना चौड़ा था। उसने वह डंक निकाला और एक के सिर में घोंप दिया, जिससे वो तुरंत ही नीचे गिरकर तड़पने लगा। दूसरा डीमन जो नीचे गिर हुआ था वो तेजी से उठा और अरमान की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि उसकी आंखें पूरी तरह से वाइट थीं। ऐसा लग रहा था कि वो अंधे हो, लेकिन फिर भी वो किस तरह से इंसानों को स्मेल कर सकते हैं, या उनके ब्लड ऐसा ही कुछ होगा। अरमान के दिमाग में यही आ रहा था। वो दूसरा डीमन आगे की ओर बढ़ा और अरमान की तरफ लपका, जिससे वो डोरी भी टूट गई और बेड भी खिसकर आगे की ओर आ गया। ये देखकर अरमान बहुत ही तेजी से पीछे की ओर कूदा और पास ही में पड़ी कुर्सी को उठाकर उस डीमन की ओर अपनी पूरी ताकत के साथ फेंका और उस पहले डीमन के सर से वो जहरीला डंक निकाला और उसे दूसरे डीमन की तरफ फेंक दिया। हवा को चीरता हुआ वो डंक सीधा उसके सिर में जाकर घुस गया और वो नीचे गिर के तड़पने लगा और मर गया। तभी अरमान के दिमाग में नोटिफिकेशन सुनाई दिया, आपने लेवल 4 के डीमन का शिकार किया है, आपकी उसकी सोल पावर हासिल हुई है, आपको स्टेमिना प्लस 4 पॉइंट मिले हैं। आपने लेवल 3 के डीमन का शिकार किया है, आपको इसकी पावर हासिल हुई है, आपको प्लस 1 स्टेमिना पॉइंट मिला है, आप लेवल 2 पे प्रमोट हो गए हैं, आपको 2 स्पेशल पॉइंट हासिल हुए हैं। अरमान इससे पहले कुछ भी सोच पाता या अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी रेस्ट दे पाता, तभी 2 अजीब से दिखने वाले क्रीचर उसकी ओर आने लगते हैं। हालांकि अरमान घबराया नहीं। उसने ब्लड कंट्रोल का इस्तेमाल करके खून के 2 तीर बनाए और अपने मैजिक से कंट्रोल करके उन क्रीचर की तरफ फायर कर दिया। तभी किसी चीज के फटने की आवाज 2 बार आई। जी हां, उन तीरों ने उन दोनों के सिर को फोड़ डाला था। तभी उसके दिमाग में यह नोटिफिकेशन सुनाई दी, आपने लेवल 3 के क्रीचर का शिकार किया है, आपको इसकी सोल पावर हासिल हुई है, आपको पॉइंट स्टैमिना प्लस 1 मिला है। अपनी ब्लड कंट्रोल स्किल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसे उस दूसरे क्रीचर से सोल पावर या कोई हुई पॉइंट हासिल नहीं हुआ है। अरमान ने यह देखकर अपनी आंखें सिकोड़ी। लिली जो पास चुप खड़ी थी, उसने उसे एक्सप्लेन करते हुए समझाया, तुम जैसे जैसे एक लेवल की जानवर या किसी का भी शिकार करोगे, तुम्हें रिवॉर्ड्स उतने ही कम मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी सोल पावर उनसे ज्यादा है। हालांकि तुम कम लेवल वाले मॉन्स्टर या जीवों का शिकार करके अपना लेवल बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे सिर्फ तुम्हें कुछ स्टेटस पॉइंट ही मिलेंगे और कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेंगे। अरमान ने शांति से उसकी तरफ देखा, जिसने उसके सारे सवालों का जवाब बिना पूछे ही दे दिया। अरमान ये देखकर हैरान रह गया कि उसे ये सब कैसे पता है। फिर उसने उसके अजीब से इंट्रोडक्शन के बारे में सोचा और उसने यह भी नोटिस किया कि वो क्रिएचर उसके पास भटके भी नहीं थे। तभी अरमान ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? तभी लिली से अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगी, अभी तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहले सेफ जगह की तलाश करनी चाहिए? अरमान ने टूटे हुए उस लकड़ी के डोर को देखा, फिर उसने कहा, तुम सही हो, मुझे कुछ सामान लेने दो, फिर हम चलेंगे। फिर अरमान ने माउंटेन बैकपैक को उठाया, टूटी हुई तार, कुछ वाटर बॉटल्स और स्नेक्स भी उठा लिए। जो उसने पहले खरीदे थे उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। अरमान का रूम 5वें फ्लोर पर था। वो वहां से कूद तो सकता नहीं था। उसने अपनी किस्मत को कोशा और फिर नीचे की ओर चल दिया। हालांकि नीचे जाना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन उसे अब अपने ऊपर भरोसा था कि इन पावर्स के साथ वह जिंदा बच जाएगा। लिली ने उसके पीछे जाते हुए उन 2 मॉन्स्टर्स को देखा जिसे अरमान ने अपने तीर से मारा था, और उसकी रूबी जैसे आंखों में यह देखकर चमक थी, और वह फिर उसके पीछे नीचे की ओर चल दी। जैसे ही वह लड़कों के हॉस्टल से नीचे की ओर गया, उसकी शरीर की नसें अकड़ गईं और तनाव के कारण उसकी मांसपेशियां थोड़ी सख्त हो गईं,
क्योंकि आज शनिवार था। हॉस्टल के लड़के अच्छी जिंदगी का मजा लेने के लिए बाहर गए हुए थे। उनमें से ज्यादातर उस समय मौज मस्ती कर सकते थे जब पढ़ाई की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वे सभी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन अरमान का जीवन इतना अच्छा नहीं था। उसके पिता और मां की सैलरी मिलकर उनमें से किसी एक के ही कॉलेज का खर्च उठा सकते थे। अरमान या सालिनी। इस वजह से अरमान ने अपने माता पिता के पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और यूनिवर्सिटी के पास एक मरम्मत की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। इस तरह वह पढ़ सकता था और उसकी छोटी बहन भी पढ़ सकती थी, लेकिन उसे दोषी महसूस हो रहा था। लेकिन एक गरीब परिवार के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। लिली, जो उसके पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, अचानक अपनी कोमल आवाज में बोली, तुम्हारे पास जो 4 मुफ्त स्टेटस पॉइंट हैं, उनका इस्तेमाल करने के बारे में क्या ख्याल है? अरमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, अगर मैं उन्हें अभी से इस्तेमाल करता हूं तो बाद में मुझे इसका रिग्रेट हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे उन्हें किस चीज में डालना चाहिए। क्या पता जरूरत के समय मैं उन्हें इस्तेमाल कर सकूं। समझ में आने से पहले लिली कुछ सेकंड के लिए चुप रही। उसने अपने होंठ चाटे और चमकती आंखों से उसकी पीठ को देखा और फुसफुसाया, मुझे तुम और भी ज्यादा पसंद हो। अरमान की सांसें थोड़ी भारी हो गईं, क्योंकि उसने आवाज की। वह चार्मिंग टोन सुनी और उसे पीछे की ओर मुड़ने के बाद उसे ध्यान से देखा। सच में वो किसी परी से कम नहीं थी। उसे देखते ही लोग अपने ऊपर से काबू खोने लगते थे और यही हाल अरमान का भी था। लेकिन उसने अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ की मुट्ठी को इतना कसकर बंद किया कि उसकी हथेली में से भी थोड़ा सा खून निकल आया। अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो शायद उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। इसके अलावा भले ही वह उसकी मदद करती दिख रही थी, लेकिन अरमान अभी भी उससे सावधान था। आफ्टर ऑल उसे मिले हुए उतना समय नहीं हुआ, इसलिए वह अभी भी लिलिथ के खिलाफ थोड़ा सतर्क था। अचानक गलियारे के अंत में 3 ज़ॉम्बीज दिखाई दी, जो कांपते कदमों से उसकी ओर बढ़ रहे थे। यह कुछ कुछ ज़ॉम्बी वाली फिल्म की याद दिलाता है, जो बिल्कुल ही उनकी तरह दिखता था। अरमान को ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी पल गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वे धीरे धीरे लेकिन सामान्य रूप से चलते हुए स्थिर रहे। अरमान को लगा कि तीनों ज़ॉम्बीज के सामने आने से वह कुछ घबरा सा रहा है और उसने जल्दी से अपने कौशल का इस्तेमाल करके खुद को मुश्किल से शांत किया। वह जानता था कि ऐसे इंपॉर्टेंट पल में अपनी भावनाओं पर काबू खोना उसकी मौत का कारण बन सकता है। लिली ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ की ओर देखा। वह वास्तव में यह देखने के लिए क्यूरियस थी कि वह इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा। फिलहाल कोई डोरी नहीं लगाया गई थी और न ही आस पास कोई खून था जिसका इस्तेमाल किया जा सके, जबकि अरमान पीछे मुड़कर अपने कमरे में वापस जा सकता था और पहले मारे गए लाशों की लाश का इस्तेमाल कर सकता था। इससे वह बंद कमरों से बाहर आने वाले ज़ॉम्बीज की रेंज में आ जाएगा, क्योंकि धमाके की आवाज लगातार सुनी जा सकती थी। जाहिर है, इस तरह से जल्द ही कई लाशें बाहर आ जाएंगी और बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देंगी। हालांकि अरमान पीछे नहीं हटा और आगे की ओर बढ़ता रहा। हालांकि यह सब देखकर अरमान डरने सर खुद को नहीं रोक पाया। जहां तक अरमान ने अभी तक देखा था, एक खरोच या काटने लेना का मतलब सीधा मौत था। उसने अपने ब्लड कंट्रोल से पास ही में पड़े खून से तीर बनाए और उनकी साइड फायर कर दिया। लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि यह उन पर काम नहीं कर रहा था। लिली यह देखकर समझ गई कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे बताया कि ज़ॉम्बी को दर्द नहीं होता है। तुम अपने ब्लड कंट्रोल का इस्तेमाल करके उनका सारा ब्लड को गर्म करने की कोशिश करते हुए उनकी आंखों की तरफ ले जाओ। अरमान ने हां में सिर हिलाया और उसने वैसा ही किया जैसे लिली ने कहा था। 1-2 बार कोशिश करने के बाद वो इसे करने में कामयाब हो गया। उसे ब्लड को गर्म करने के लिए 15 माना पॉइंट को खर्च करना पड़ा। ऐसा करने के तुरंत बाद रिजल्ट सामने आ गए। खून गर्म होने के कारण उनकी आंखें फट गईं और उनमें से खून बहने लगा। अरमान ने ऐसा ही और 2 ज़ॉम्बी के साथ किया और उन्हें मार डाला। आपने सामान्य लेवल 3 के ज़ॉम्बी का शिकार किया है। आपको इसकी सोल पावर हासिल हुई है। आपने सामान्य लेवल 3 के ज़ॉम्बी का शिकार किया है। आपको इसकी सोल पावर हासिल हुई है। आपको लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। आपको 2 स्टेट पॉइंट हासिल हुई है। अरमान ने अपने कमरे में लेवल 2 पर पहुंचने के बाद 2 डीमन
और क्रिएचर को मारा था, जिसमें से एक लेवल 3 और 4 क्रिएचर था। और अब इन ज़ोंबी को मारने के बाद आखिरकार वह लेवल 3 पर पहुंच गया था। अरमान ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वह अब लेवल 3 पर पहुंच गया है। हालांकि अफसोस की बात यह थी कि अरमान को इनकी सॉल्व पावर के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ था। भले ही उसने अभी अभी ज़ोंबी से लड़ते वक्त 45 मैजिक पॉइंट खर्च कर दिए हों, पर लेवल बढ़ाने की वजह से उसे अपने सभी आंकड़े बढ़ते हुए महसूस हो रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी में एक नई एनर्जी आ गई है, जिससे वह काफी देर तक लड़ सकता है। कुछ देर सोचने के बाद अरमान ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसका पानी नीचे डालकर उन ज़ोंबी के पास गया। भले ही उसे उल्टी करने का मन हो रहा हो, पर वह किसी तरह बर्दाश्त करता हुआ उन ज़ोंबी के पास पहुंचा और उनका ब्लड इकट्ठा कर लिया। उसने बोतल को खून से पूरा भर दिया और फिर अपने बैग में डाल लिया। इससे पहले उसने खून निकलने के लिए 15 पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया था। अरमान इस तरह के लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वह खून भरा था। आखिरकार वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह जानता था कि चीज इतनी आसान नहीं होने वाली है। अरमान जैसे जैसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की ओर नीचे जाता गया, वह अपनी स्किल में सुधार करता गया। उसने जो ब्लड बोतल में स्टोर किया था, उसने उसका इस्तेमाल करके बहुत ही पतली पतली खून की डोरियां बनाई, जिससे वह उन ज़ॉम्बीज़ की हरकतों को बांध देता था। हालांकि वह खून से बनी डोरी ज्यादा देर तक नहीं रुकती थी, पर अरमान के लिए वह वक्त काफी था। उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए अरमान उस वक्त में उनके पास पहुंचता था और उसे मधुमक्खी के डंक से उनके खोपड़े पर वार करता था। ऐसा करते करते हुए उसने बहुत ही जल्द 33 मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज़ का शिकार कर लिया था। एक एक बहुत ही पतली खून की डोरी नीचे फर्श पर फिसल गई और उसे ज़ॉम्बी से टच होते ही वह डोरी उसके चारों ओर लिपट गई, जिससे कुछ पलों के लिए वो ज़ॉम्बी वहीं पर रुक गया। अरमान ने अपने 13 एजिलिटी पॉइंट्स का फायदा उठाते हुए, जो उसे सोल सिस्टम प्राप्त होने से पहले उसकी तुलना में अरमान अब 50% तक तेज हो चुका था। और इस तेजी का फायदा उठाते हुए अरमान ने उसके सिर में वो डंक घोंप दिया, जिससे वह भी मर गया। अब तक अरमान ने जो अभी भी ज़ॉम्बी मारा है, उसे मिलकर लगभग 34 ज़ॉम्बीज़ का शिकार कर चुका था। और फिर तभी उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। आपने लेवल 4 के ज़ॉम्बी की सोल पावर हासिल की है। आपको लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। आपको 2 स्टेट पॉइंट हासिल हुए हैं। इतनी देर तक फाइट करने की वजह से उसका स्टैमिना काफी हद तक कम हो चुका था, इसलिए उसने आराम करने की जगह की तलाश की और बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया। और कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर निचले फ्लोर की ओर निकल पड़ा। जब वो फ्लोर पर पहुंचा तो उसने अपने सामने एक 8 फीट लंबा एक मॉन्स्टर देखा, जिसके हाथ उसके पांव तक आ रहे थे। वह देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। जैसे ही अरमान थोड़ा आगे बढ़ा, उस मॉन्स्टर ने अरमान के ब्लड की स्मेल को सेंस कर लिया और उसकी देखकर घुर्राने लगा। जाहिर है ये वाला मॉन्स्टर। अरमान ने जितने भी अभी तक शिकार किए थे और जितने भी मॉन्स्टर से फाइट की थी, यह उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर था। यह ज़ॉम्बी उन सभी मॉन्स्टर और क्रिएचर से 2 गुना ताकतवर था और साथ ही साथ स्पीड में भी 2 गुना था। लेकिन मैं अभी भी अरमान से स्पीड में थोड़ा सा कम था। तभी वह ज़ॉम्बी अरमान की तरफ अपनी मुट्ठी घूमते हुए फुल स्पीड से उसकी ओर आया और उसने इसके चेहरे पर पंच करने की कोशिश की, लेकिन अरमान नीचे झुककर बच गया और उसका पांच सीधा दीवार पर जाकर लगा और बूम की आवाज सुनाई दी। जाहिर है उसके पंच का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि उस दीवार में दरारें पड़ गईं और उसमें एक बड़ा सा छेद भी हो गया। अरमान ने सोचा, अगर यह 5 मुझे लगा होता तो मेरा सर किसी बिल्डिंग से गिरे तरबूज की तरह फट जाता। इस मुश्किल सिचुएशन में अरमान ने अपने 14 स्ट्रेंथ पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसने उसके साइड में एक पूरी जान लगाकर एक किक मारी, जिससे वो मॉन्स्टर कुछ कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वह संभाल पाता, अरमान ने एक ब्लड स्लैश उसकी ओर फेंका, जिससे वह ब्लड स्लैश आगे जाकर 4 जगह डिवाइड हो गया। यह उन डोरियों के विपरीत बहुत मजबूत और मोटी थी। जाहिर है इसमें अरमान ने अपने 40 माना पॉइंट डाले थे और जो स्लैश 4 जगह डिवाइड हो गए थे, उसमें हर स्लैश में 10 माना पॉइंट शामिल थे। वो स्लेशेस उस मॉन्स्टर के पास पहुंचते हैं, जंजीरों में बदल गए और उसे जकड़ लिया।
अरमान ने फिर तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए अपने मधुमक्खी के डंक से उसके सिर पर वार किया, लेकिन अरमान यह देखकर चौंक गया कि उसके वार से उस मॉन्स्टर के सिर पर सिर्फ हल्का सा स्क्रैच ही आया था। अरमान के इस काम ने मॉन्स्टर के गुस्से में घी डालने का काम किया और उसे और भी गुस्सा आ गया और उन जंजीरों से छूटने की कोशिश मॉन्स्टर गुस्से में अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। हालांकि वो अपनी बॉडी पर चिपकी जंजीरों से छूट नहीं पाया। यह देखकर अरमान ने अपनी स्पीड कम करने की हिम्मत नहीं की और लगातार एक ही स्पॉट पर वार करता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि अगर एक बार से काम नहीं बना तो 10 बार अटैक करूंगा, 10 बार से काम नहीं बना तो 20 बार, अगर 20 से भी काम ना बना फिर 30 बार, 40 बार, 50 बार, 100, ऐसे ही सोचते हुए वार करना जारी रखा और फिर फाइनली 75 वार के बाद वह उस मॉन्स्टर को खून से लटपट करने में कामयाब हो गया और वो मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अरमान ने एक आखिरी वार किया और उस वार के बाद मॉन्स्टर की बॉडी पूरी तरह से हिलना डुलना बंद हो गई। और फिर आपने स्ट्रेंथ ज़ॉम्बी लेवल 15 का शिकार किया है। आप उसकी सोल पावर हासिल हुई है, स्ट्रेंथ प्लस 6, हेल्थ प्लस 5। आपने लेवल 6 हासिल कर लिया है। आपने लेवल 7 हासिल कर लिया है। अपने लेवल 8 हासिल कर लिया। हाय, आपको 2 स्टेटस पॉइंट हासिल हुई है। अरमान ने महसूस किया उसकी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है और जो थकान उसे 75 बार वार करने से हुई थी वह भी अब गायब हो गई है। आह, यह क्या है? अरमान आगे बढ़ा और उसने एक अजीबोगरीब गोला उठाया जो स्ट्रेंथ ज़ॉम्बी की लाश से अपने आप ही भर निकला था, जो उसकी बॉडी के ऊपर आ गया था। रेयर ट्रेजर ऑर्ब, एक रेयर क्लास ट्रेजर। यह ऑर्ब एक छोटे बच्चों की हथेली के साइज का था। यह देखने में नारंगी था। अरमान ने जैसे ही इस ऑर्ब को अपने हाथ में रखा उसे इसके इस्तेमाल का पता लग गया। अरमान को ऐसा महसूस हुआ कि यह कोई ऐसी चीज हो जिसे वो जन्मों से जानता है। यह ऑर्ब जैसे ही अरमान के हाथ के संपर्क में आया वह चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि अरमान अपनी आंखें भी खुली नहीं रख पाया। और फिर कुछ देर बाद जब वह चमक धीमी हो गई तो अरमान के हाथ में अब उसे गोली की जगह एक डार्क गोल्डन रंग की स्वॉर्ड थी। यह स्वॉर्ड 1 मीटर से ज्यादा लंबी थी और एक आदमी के 3 उंगलियों के जितने चौड़ी थी। ग्रेट स्वॉर्ड। यह स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि 40 से नीचे किसी भी लेवल के क्रीचर को आसानी से मार सकती है और इसकी धार एक मोटे पेड़ को एक बार में काटने में सक्षम है। इस स्वॉर्ड में स्ट्रेंथ प्लस 20 एट्रीब्यूट शामिल है। यह तलवार डार्क गोल्डन रंग की थी और इस तलवार पर अजीब सी नक्काशियां और पैटर्न बने हुए थे जिससे यह देखने में किसी पुराने जमाने के योद्धा की तलवार लग रही थी, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और लचीली और कठोर दोनों थी। अरमान ने तलवार उठाकर 2-4 बार घूमकर देखी तो उसे अपनी पावर बढ़ती हुई महसूस हुई। हालांकि वह तलवार चलाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं थी क्योंकि उसने कभी तलवार नहीं चलाई थी, लेकिन इस ग्रेट सोर्ड से वह अंततः दुश्मन के हमले को ब्लॉक करने के लिए और उन क्रिएचर्स से लड़ने के लिए ये एक अच्छा हथियार था जिससे वो अपनी जान को ज्यादा खतरे में डाले बिना लड़ सकता था। इसके अलावा उसे तलवार चलाने से 20 प्लस स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट शामिल था, जिसे चलाने से उसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। अपने मौजूदा स्टेटस को जानने के लिए अरमान बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसने अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक की। नेम अरमान, स्टेट पॉइंट्स 16, लेवल 8, रेस ह्यूमन, जॉब नोन, टाइटल नॉन, स्ट्रेंथ 20, सब 20, एजिलिटी 13, हेल्थ 15, स्टैमिना 16, मैजिक 100, 9, मना 109। अपने मौजूदा हालत में अरमान 40 की स्ट्रेंथ के साथ वह खुद को सोल सिस्टम मिलने से पहले 4 गुना ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। कदम दर कदम बढ़ने और अपने सामने अपनी इस प्रोग्रेस को देखकर वह बहुत खुश था और आगे लेवल होने की इच्छा उसके मन में बहुत तेज होने लगी थी। फिर उसने अपने आसपास देखा जहां पर अभी तक उसे कोई क्रिएचर दिखाई नहीं दिया था और यह देखकर उसने गॉड को धन्यवाद दिया और कुछ देर आराम करने का फैसला किया। हालांकि वह सही से थका हुआ नहीं था, लेकिन वह अपने दिमाग में इन सभी चीजों को समझने के थोड़ा सा वक्त और चाहता था। लेकिन कुछ न करने से बेहतर उसे थोड़ी देर आराम करना बेहतर लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने उस मॉन्स्टर के खून को एक बोतल में इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उसने पहले ही उस स्ट्रेंथ ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त
आधे से ज्यादा ब्लड का इस्तेमाल कर लिया था और फिर वो नीचे की ओर चल पड़ा। उसने नीचे आकर देखा तो उसे ऐसा लगा मानो धरती पर कोई विस्फोट हुआ है। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे और उनका पीछा कुत्ते, बिल्ली, झोंबी और मधुमक्खी द्वारा किया जा रहा था, जिससे बचकर वो भाग रहे थे। ये अजीबोगरीब जीव एक दूसरे को मार भी रहे थे। जो मर जाता उसे वो खा जाते हैं और दूसरों के लिए लेवल अप करने के ट्रेजर बन जाते थे। कई छात्र खून से लथपथ थे और चीख रहे थे तथा लगातार मदद की भीख मांग रहे थे। यह देखकर अरमान ने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड पर पकड़ मजबूत कर ली और उनकी तरफ भागने लगा। भले ही उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, पर वह एक नॉर्मल आदमी था जिसे यह देखकर बुरा लग रहा था कि उसकी रेस के आदमी को कोई उसके सामने ही मार कर खा रहा था। ह्यूमन सुअर, भेड़, गाय, बकरी और कई अन्य स्पाइसीज को खाने और जीवित रहने के लिए मारते हैं। लिली की आवाज, जो इस समय चुप थी, उसके बगल से उसे सुनाई दी। अब जब दुनिया बदल गई है तो अब केवल ह्यूमंस ही जीवित रहने के लिए शिकार नहीं करेंगे। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अरमान चुप ही रहा। भले ही उसे यह पता हो कि लिली जो कुछ भी कह रही है वह सब कुछ सच है, पर इतनी जल्दी अपने मन को बदलना किसी भी आदमी के लिए आसान बात नहीं है। सबसे पहले जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वह जिंदा रहना था। भले ही उसे नर्क से रेंग कर कर बाहर क्यों ना निकालना पड़े, वह जिंदा रहेगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा और अपने परिवार की तलाश करेगा। तभी अरमान की नजर अपने सामने चल रहे नजारे पर पड़ी, जिसमें एक सुंदर लड़की दौड़ रही थी, जबकि एक भूरे रंग का कुत्ता जो लगभग 5 फीट लंबा था बहुत तेज स्पीड से उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही सेकंड में उस बड़े से कुत्ते ने लड़की पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। लड़की की आंखों में डर को साफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उसे पता था कि वह मरने वाली है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो भी घबरा जाएगा। तभी उसे कुत्ते जैसे देखने वाले जानवर ने अपना बड़ा सा जबड़ा उसकी गर्दन को काटने के लिए जैसे उसकी गले की तरफ बढ़ा, वह लगभग उसके गले तक पहुंच ही गया था। तभी एक गोल्डन परछाई आई और उसे कुत्ते की हरकतें वहीं पर फ्रिज हो गईं, और फिर अगले ही पल उसे कुत्ते की गर्दन नीचे फर्श पर पड़ी थी और उसमें से खून का फव्वारा बहने लगा और कुछ खून उसे लड़की के ऊपर भी गिर गया। लेकिन इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद भी वह चिल्लाई नहीं और उस आदमी की तरफ देखने लगी जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। यह आदमी कोई और नहीं अरमान था, जो उसे लड़की की तरफ देख रहा था। अपने लेवल 9 म्यूटेंट कुत्ते का शिकार किया है। आपको इसकी सोल पावर हासिल हुई है, अजिलिटी +4, स्ट्रेंथ +4। अगर तुम जीना चाहते हो तो खड़े हो जाओ और मेरे पीछे आओ, जल्दी करो। जवाब का इंतजार किए बिना वह तेजी से दूसरे स्टूडेंट की ओर बढ़ा, जिस पर एक बड़ी मधुमक्खी हमला कर रही थी, और उसे अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया। लड़की डरकर तुरंत उठ खड़ी हुई। वह वहां पर और देर रहने की हिम्मत भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह ही उसके जीने की एकमात्र उम्मीद है। दूसरे स्टूडेंट्स ने भी बिना ज्यादा देर किए अरमान के पीछे जाना शुरू कर दिया। अरमान वहां से गुजरते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चलने लगा। उसे पता था वहां पर म्यूटेंट जानवरों की तोड़ने के लिए कोई खिड़कियां नहीं है और वह एकमात्र सेफ जगह है। अरमान को तो यही लगता है, हालांकि वह तुरंत अपने परिवार को ढूंढना चाहता था, लेकिन पहले उसे अपनी हालत को समझना था। अरमान अच्छी तरह जानता था कि ऐसे मुश्किल हालात में जल्दबाजी करने से उसकी मौत की टाइमलाइन और भी कम हो सकती है। रास्ते में ऐसे ही करते हुए अरमान ने 15 स्टूडेंट की जान बचाई थी, जिनका पीछा मधुमक्खी और कुत्तों द्वारा और कुछ जोम्बी दोबारा भी किया जा रहा था। जोम्बी म्यूटेंट जानवरों की तरह तेज नहीं थे और न ही उनके पास हमला करने का कोई अच्छा तरीका था। इसके अपोजिट वे काफी धीमी थे, लेकिन एक खरोच का मतलब सीधा मौत था। 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप भाग रहा था, जबकि 10 जोम्बी का एक ग्रुप उनके पीछे पीछे आ रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की और पूरी ताकत से भागने पर फोकस किया। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वे कोने पर मुड़े, 5 जोम्बी का एक और समूह अचानक उनके सामने आ गया और लड़खड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। एक स्टूडेंट घबरा गया और उसकी हरकतें रुक गईं, क्योंकि एक जोम्बी ने उसे जोर से खरोंच दिया था। दर्द की वजह से वह चिल्ला उठा और वह भागने के लिए तेजी से मुड़ा। उसके साथी भी भागने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि वे चारों ओर से घिर चुके हैं।
5 मॉन्स्टर आगे हैं और 10 पीछे हटने का रास्ता रोक रहे थे। जैसे ही वे चिल्ला रहे थे, कई बार तलवारें चमकी और मात्र 10 सेकंड में सभी 10 लाशों के सिर काट दिए गए। मजबूत एक लंबा स्टूडेंट चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसने अरमान को सामने के 5 लाशों की ओर बढ़ते और उन्हें मारते हुए देखा, उसे ऐसा लगा कोई मूली गाजर काट रहा हो। हमारी यूनिवर्सिटी में इतना पावरफुल कौन है? देखो, उसने 15 लोगों को बचाया है, एक लड़का जोर से चिल्लाते हुए बोला। हालांकि अरमान के पास तलवार चलाने की कोई भी खास स्किल या टेक्निक नहीं थी। वह सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर को काटते जा रहा था। लेकिन उसकी मौजूदा एजिलिटी 17 पॉइंट थी, जो सोल सिस्टम मिलने से पहले एक सामान्य आदमी की तुलना में लगभग दोगुनी थी। इसके अलावा उसकी ग्रेट स्वॉर्ड अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जो उसे ज़ॉम्बी का सिर काटने की अनुमति देती थी, जैसे कि वह कुछ भी ना हो। 15 लाशों का सिर काटने का काम जल्दी जल्दी करने के बाद अरमान को थोड़ी थकान महसूस हुई। उसने बॉयज हॉस्टल से निकलने के बाद से अब तक लगभग 60 क्रीचर को मार डाला था, और इसके अलावा उसने लगभग 10 विशाल कीड़ों और 3 म्यूटेंट कुत्तों को भी मार डाला था। इन सभी शिकार के कारण वह केवल एक बार ही लेवल ऊपर जा सका था। अभी अरमान 9वें लेवल पर है, लेकिन भले ही वह पहले से अधिक पावरफुल था, फिर भी उसकी स्टैमिना धीरे धीरे कम होता जा रहा था, और अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसे घेर ले जाने पर उसकी मौत भी हो सकती थी। अरमान उन स्टूडेंट के ग्रुप की ओर बढ़ा जिसे उसने अभी बचाया था, उससे पहले कि वह लोग उसे थैंक यू बोल पाते हैं। अरमान ने उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा जिसे उस ज़ॉम्बी ने खरोच मारी थी, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। उसकी बातें सुनकर 5 दोस्तों के ग्रुप के हाव भाव में भारी बदलाव आया। हालांकि अरमान द्वारा बचाए गए 15 लोगों के ग्रुप में से कोई कुछ भी नहीं बोला और बस उसके पीछे खड़े होकर डरे हुए आसपास के माहौल को देखते रहे। क्या मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे पीछे उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा। तुम उस ज़ॉम्बी ने खरोंच मारी है, मैंने इसे पहले भी देखा था, अरमान ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। तुम्हें भी पता होगा कि क्या होगा, है ना? उस लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह मरने को तैयार नहीं था, इसीलिए उसने यह कहकर रियलिटी से इनकार कर दिया। तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता कि वे शापित जीव ज़ॉम्बी हैं या नहीं? स्विंग स्टूडेंट के ग्रुप ने उस लड़के की ओर दया के एक्सप्रेशन से देखा। अरमान ने उसे अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा और ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चलने लगा। स्टूडेंट्स तुरंत उसके पीछे चल दिए। इनमें वो स्टूडेंट भी शामिल था जिसे पहले खरोंच लगी थी। अरमान, जो अभी कुछ कदम ही चला था, पलटा और कुछ ही सेकंड में स्टूडेंट के सामने आ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने एक स्टूडेंट के पेट किक मारी, जिससे वो स्टूडेंट जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। ये शब्द कहने के बाद वो मुड़ा और चला गया। स्टूडेंट ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि उसके दोस्तों ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जिस ग्रुप में वो लड़का था, वर्तमान में अरमान का मूड बहुत खराब था और 100 से अधिक लाशों को मारने के बाद उसके कपड़ों में से भी खून की स्मेल आ रही थी, जिससे उसके चारों ओर मौत का और सा फैला हुआ था, जिसे कोई भी भड़काना नहीं चाहता था। मुझे यह इंसान हर मिनट और भी ज्यादा पसंद आता जा रहा है। हे लिली ने चमकती आंखों से उसकी पीठ की ओर देखा और उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी जो किसी भी आदमी के दिल को मोह लेने के कैपेबल थी। हालांकि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सहारनपुर यूनिवर्सिटी सहारनपुर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। यहां पर लोग बाहर से देश विदेश से पढ़ने के लिए वनिक आते थे। यूनिवर्सिटी कहीं एकड़ में फैली हुई थी। यह यूनिवर्सिटी खुद में एक छोटा सा शहर माना जा सकता था, जिसके अंदर सुपरमार्केट और कुछ रेस्टोरेंट भी थे, जो स्टूडेंट्स को ज्यादा बाहर जाने के बजाय कैंपस में ही रहने के लिए बनाए गए थे, जिससे उनका ज्यादा टाइम खराब ना हो। अरमान फिर ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चलने लगा। बॉयज हॉस्टल से ट्रेनिंग ग्राउंड की दूरी लगभग 400 मीटर की थी, क्योंकि सभी सड़कें मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बी से भारी पड़ी थीं, इसलिए वहां तक का सफर आसान नहीं था। अरमान आगे की ओर लगातार बढ़ता रहा और रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर और क्रिएचर को मारता रहा। इसी बीच अरमान ने और 5 लोगों की जान बचाई, जिससे उनके ग्रुप में सभी आदमियों को जोड़कर लगभग 24 आदमी का ग्रुप हो चुका था। ट्रांसपेरेंट फ्रेम वाले चश्मे
और काफी खूबसूरत दिखने वाला एक आदमी एक लड़की से बात कर रहा था जो उसे प्यार से देख रही थी। इस व्यक्ति का नाम आर्यन था और वो स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट था। इस तबाही से पहले आर्यन एक परफेक्ट स्टूडेंट था। वो बहुत ही एक्सीलेंट ग्रेड वाला लड़का था और उसके अच्छे दिखने के अलावा उसकी बॉडी भी काफी अच्छी थी। उसकी कई लड़कियां लवर भी थीं। अब जब दुनिया बदल गई है तब भी कुछ लड़कियां थीं जो अपनी आंखों में अजीब चमक के साथ उसे देखती थीं। आर्यन ने भी कुछ जोम्बी के साथ लड़ाई की थी। अगर उसे जीवित रहना था तो लड़ने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वह वर्तमान में लेवल 3 पर था और अकेले 2 या 3 जोम्बी को संभाल सकता था। जब उसका सामना अरमान से हुआ तो बबियो 6 जोम्बी से गिरा हुआ था, जिसका मतलब मौत था। जब उसने 2 जोम्बी को मार डाला और अरमान ने 4 को मौत के घाट उतार दिया, तब आर्यन ग्रुप में शामिल हो गया और उसने मॉन्स्टर को मारने में मदद की। अंत में अरमान जैसे व्यक्ति के लिए भी, जो लगातार अपने से हाई लेवल के क्रिएचर से लड़ता जा रहा था और उन्हें मार रहा था 1 या 2 आदमी के मदद के बिना, इतने बड़े ग्रुप को 100% सेफ रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अचानक दूर से एक हरे रंग की लाइट दिखाई दी जो बहुत ही तेज स्पीड से 20 से अधिक लोगों के ग्रुप की ओर बढ़ रही थी। अरमान ने अभी तक कुछ मच्छरों को मारा ही था और इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाता, वह हरी लाइट उसके डिफेंस के पैरामीटर को पार कर चुकी थी और आर्यन के सामने आ गई थी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया और वह एक कदम पीछे हट गया। यदि उसका सामना कुछ ज़ॉम्बी से होता है तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन यदि कोई बड़ी परेशानी या औसत से अधिक स्पीड वाला म्यूटेटेड जानवर सामने आता है तो वह मुश्किल से ही रिएक्ट कर पाता, क्योंकि आर्यन ने अब तक मात्र 4 या 5 ज़ॉम्बी को ही मारा था, इसलिए उसके पास कोई खास स्किल नहीं थी। आर्यन ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने 5 स्टेटस पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए थे। आर्यन ने उस लड़की को पकड़ लिया जो उसके पास खड़े होकर उससे बात कर रही थी। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने सामने ले आया और इसका इस्तेमाल किसी कवर की तरह किया। अगले ही पल वह लाइट उस लड़की की बॉडी से टकराई और उस लड़की की बॉडी के 2 टुकड़े हो गए। उसका खून हर जगह फैल गया और मरने से पहले उसकी आंखों में दुख और नफरत की झलक दिखाई दी। अपने सपने में भी उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि यह खूबसूरत सा दिखने वाला लड़का ऐसा घिनौना काम भी कर सकता है। बचे हुए लोग घबरा गए और कुछ लोग पीछे हट गए और कुछ समझदार लोग अरमान की तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि वही एक था जो उनकी जान बचा सकता था। जहां तक आर्यन के सेल्फिश बिहेवियर की बात है किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सुंदर और खूबसूरत लेकिन साथ ही मासूम लिली के अलावा किसी ने नहीं। हालांकि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए इस तरह के कदम को नजरअंदाज करना असंभव था, लेकिन उसके नजरों में कोई तिरस्कार या घृणा नहीं थी। उसने लोगों को सिर्फ एक दिन और जीने के लिए इससे भी बदतर हरकतों को करते हुए देखा है। हरी छाया इतनी तेज थी कि कोई भी उसकी स्पीड पर रिएक्ट नहीं कर सकता था। इस अजीब सी हरी लाइट को अचानक कुछ फील हुआ और वो बहुत तेज स्पीड से अरमान की ओर भागी। जाहिर है उस क्रिएचर को यह पता लग गया था कि उसके लेवल अप करने के लिए वो एक अच्छा भोजन है। अरमान को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है और उसने अनजाने में अपनी तलवार उठाकर सामने की ओर वार किया और फिर झनकार। मेटल से मेटल टकराने की आवाज गूंज उठी। हरी लाइट को अपनी मूवमेंट रोकने पड़ी, क्योंकि उसकी ताकत और अरमान की ताकत काफी हद तक एक जैसी थी। अब जाकर अरमान उस राक्षस की शक्ल को देख पाया। हरी लाइट असल में एक बड़ा सा भेड़िया था जो लगभग 2 मीटर लंबा था। उसके चेहरे पर अरमान को मार डालने के एक्सप्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वह अपने सामने वाले पंजों से ग्रेट स्वॉर्ड पर फोर्स अप्लाई करता जा रहा था, इस कोशिश में कि वह अरमान को पीछे धकेल सके। अगर यह बात ग्रेट स्वॉर्ड मिलने से पहले की बात होती तो उसे पीछे हटते हुए देखा जा सकता था, लेकिन अब हालत अलग थे। ग्रेट स्वॉर्ड की वजह से अब उसकी स्ट्रेंथ में 20 पॉइंट की बढ़त हुई थी, इसलिए मुश्किल वे भेड़िया उसके सामने खड़ा हो सकता था। सावधान, वह भेड़िया तुम्हारे ही लेवल का है, उसकी ताकत तुम्हारे से कहीं भी कम नहीं है, लिली ने अरमान को चिंता से देखते हुए कहा। हालांकि अरमान को पहले ही महसूस हो गया था कि उस हरे भेड़िए की स्पीड उससे कहीं ज्यादा है। इससे पहले अगर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती
तो अभी तक अरमान का सिर उसके धड़ से अलग हो चुका होता और उसे यह पता भी नहीं लगता कि उसकी जान कैसे गई है। अरमान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हरे भेड़िए को पीछे हटाते वक्त एक गुर्राहट भरी आवाज निकाले। फिर बिना किसी सेकंड गवाए अरमान ने अपने सभी स्टेटस पॉइंट एजिलिटी में डाले। एक पल में ही उसे लगा कि उसकी हड्डियां और मसल्स मजबूत हो रही हों और पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो गई हो। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे बॉडी में बिजली से भी ज्यादा तेज एनर्जी दौड़ रही हो। इन सब चीजों के बीच वो भेड़िया अचानक से ही गायब हो गया और अगले ही पल अरमान के सामने फिर से अपीयर हुआ। उसके खंजर जैसे पंजों ने उसके पैरों से भर निकलकर अरमान पर वार करने के लिए आगे बढ़े। तभी मेटल से मेटल टकराने की आवाज चारों तरफ गूंज उठी, क्योंकि अरमान ने उसके पंजों को ब्लॉक कर दिया था। उस हरे भेड़िए के पंजों से चिंगारियों को निकलते हुए साफ साफ देखा जा सकता था। वह दोनों बार बार लगातार लड़ते ही जा रहे थे, इसी चाहत में कि वो अपने लेवल अप कर सके और भी ज्यादा मजबूत बन सके। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, वो जिंदा रह सके। दूसरे लोगों नजरों में सिर्फ 2 लाइट फ्लैश हो रही थी, जिनके आपस में टकराते ही लगातार झंकार की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उनके लिए यह सोचना भी मुश्किल हो रहा था कि कोई आदमी इस तरह से भी लड़ सकता है। उन्हें तो सही से उनके मूवमेंट भी नजर नहीं आ रही थी कि वह कैसे वार कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एहसास हो गया कि अरमान की ताकत कितनी ज्यादा है। अरमान के पास कोई फाइट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और ना इसके पास कोई खास स्किल थी, और ब्लड कंट्रोल का इस्तेमाल इन सभी के सामने वो करना नहीं चाहता था। वह तो उसके पास ग्रेट स्वॉर्ड थी, जो बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर था, जो 40 के लेवल से नीचे के लगभग किसी भी क्रिएचर के डिफेंस को तोड़ने के कैपेबल थी। अरमान ने मन सोचा, मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूं कि इसके पंजों को कुछ हिट से काट सकूं। हालांकि भेड़िया एक शिकारी था जो जन्म से ही अपनी पंजों और जबड़ों का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो फाइट में नेचुरली अधिक माहिर था। कई क्रिएचर जो युद्ध की आवाज और लाइफ फोर्स को सेंस कर सकते थे, उनकी और अट्रैक्ट हो गए और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। अरमान ने जॉम्बीज को देखा जो उसके ग्रुप की तरफ बढ़ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि इस तरह लड़ते रहने से उसके ग्रुप के लोग तो मरेंगे ही, साथ में अगर उसे घेर लिया गया तो वह भी मरेगा। लेकिन अरमान को लगा भेड़ी को उन जॉम्बीज से कोई खतरा नहीं होगा। अरमान ने अपने इरादे को मजबूत करते हुए थोड़ा पीछे हटना शुरू कर दिया और ऐसी जगह की तलाश करनी शुरू कर दी जहां पर वह अपने ब्लड कंट्रोल का इस्तेमाल कर सके और लोगों को पता ना चले। अरमान ने अपने 60 मैना पॉइंट का इस्तेमाल किया और उस भेड़िए को बांधने के लिए उसकी तरफ जंजीरों को फायर कर दिया। उसने 6 जंजीरें फेंकी और फिर वो जंजीर उसके चारों ओर लिपट गई। हालांकि 2 जंजीरें उसके पंजों से रोक ली गई थी, जिससे वो जंजीर उसके पंजों के चारों ओर लिपट गई। भेड़िया यह देखकर हैरान था कि उसकी सभी मूवमेंट रोक दी गई है। भेड़िया यह देखकर बहुत गुस्से में आ गया और खुद को आजाद करने के लिए जोर जोर से चीखने लगा और अपने पंजों में लिपटी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, और वह अपनी इस कोशिश में कामयाब भी होता दिख रहा था। यह देखकर अरमान का फेस पीला पड़ गया और वह तेजी से आगे बढ़ा और पूरी ताकत से उस भेड़िए के सिर पर वार किया। तेज रोशनी की चमक के बाद भेड़िए की मूवमेंट एक पल के लिए रुक गई, फिर उसका सिर जमीन पर गिर गया और उसके बाद उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकल पड़ा। इस बार मैं अरमान ने अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दी थी। आपने लेवल 25 ग्रेट स्पीड वाले भेड़िए का शिकार किया है। आपको इसकी सोल पावर हासिल हुई है। एजिलिटी +14, स्ट्रेंथ +10, मैजिक +10, माना +10। आप लेवल 10 पर पहुंच गए हैं। आपको 2 स्किल भी हासिल हुई है जिसे आप किसी भी वक्त सीख सकते हैं। आपका लेवल बढ़ गया है, अब आप लेवल 11 पर पहुंच गए हैं। आपका लेवल बढ़ गया है, अब आप लेवल 12 पे पहुंच गए हैं। आपका लेवल बढ़ गया है, अब आप लेवल 13 पे पहुंच गए हैं। आपको 2 स्पेशल स्किल हासिल हुई है। उस ग्रेट स्पीड वुल्फ के अंदर से एक बड़ा गोला निकाला और अरमान की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया और उसकी पांव को हाई लेवल तक ले गया। इसके अलावा उसने सीधे 4 लेवल भी हासिल किए थे। इसके अलावा उसकी डेड बॉडी के पास एक लाल गोला, एक नारंगी गोला और एक स्क्रॉल था। हाई लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट करना सच में एक मुश्किल भरा और थका देने वाला काम था। अगर एक भी गलती हुई तो आप सीधा स्वर्ग सिधार सकते हैं।
दरअसल तबाही से पहले 3 लेवल के ज़ॉम्बी से लड़ना भी बेहद मुश्किल होता है। एक जरा सा बाइट और तुम वहीं पर खत्म हो जाओगे। किसी को मारने के लिए उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस हल्का सा बाइट ही या स्क्रैच ही काफी है। सच तो यह है अरमान, अगर इतना लक्की ना होता तो शायद अब तक वो मर चुका होता। उस समय क्योंकि उसके कमरे की खिड़की छोटी थी, इसलिए 5 लेवल बिग बी के पास सीधे उस तरफ उड़ान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जिससे अरमान के लिए उस पर हमला करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि हमला कहां से होगा। नहीं तो उसके लिए इतनी तेज मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल होता। यह भी एक रीजन है कि उसे मक्खी को मारने के बाद ही अरमान को ब्लड कंट्रोल स्किल हासिल हुई थी। अगर यह स्किल नहीं होता, अरमान अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाता और अब तक ज़ॉम्बियों का खाना बन चुका होता। हालांकि हाई लेवल मॉन्स्टर से लड़ना मौत से खेलने के बराबर है, लेकिन उन्हें मारने के बाद रिवॉर्ड भी अच्छे मिलते थे। अरमान अपने मन ही मन इस बारे में सोच रहा था कि हर आदमी हर लेवल पर सिर्फ 2 ही स्टेट पॉइंट मिलते हैं। अरमान उस डेड बॉडी के पास गया और जल्दी से दोनों ऑर्ब्स और स्क्रॉल को अपने बैग में रख लिया और फिर से खड़ा हो गया। तुरंत और बिना एक पल भी आराम किए उसने अपने पैरों को जमीन पर जोर पटके और अपनी दिशा में लड़खड़ाते हुए ज़ॉम्बी की ओर दौड़ा। 1 मिनट बाद अरमान ने बचे हुए ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। टीचर जिया, बाकी सबको क्या हुआ? अरमान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, जब उसने 30 साल की एक लेडी को देखा जिससे वो पहले से जानता था और उससे वो पहले पढ़ भी चुका था, स्टूडेंट। अरमान, मुझे अफसोस है कि वह सब डर कर भाग गए। जब उन्होंने देखा कि उनका शिकार किया जा रहा है तो वो डर कर भाग गए। जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, मुझे नहीं पता वो किस साइड जी ओर है। टीचर ने अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा। इस टीचर का नाम जिया था और ये टीचर लगभग 30 साल आसपास की है। उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है और पास्ट में उसने अरमान के साथ काफी अच्छा बिहेव किया था। हालांकि वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं समझ गया। अरमान ने अपना सिर हां मैं हिलाया। उसने बचे हुए लोगों के ग्रुप की तरफ देखा जिसमें से कुछ लोग डरकर भाग गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने चारों तरफ से मॉन्स्टर्स को हमला करते हुए देखा तो वो डरकर भाग गए थे। खैर, अरमान को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। उसके लिए जीवित रहना पहले से ही मुश्किल था और एक ग्रेट स्पीड वुल्फ से लड़ते वक्त उसने अपने स्टेट उस पर खर्च कर दिए थे, जो उस वुल्फ ने बचाए गए सभी स्टेटस पॉइंट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया था। यदि अरमान 2 का सामना कर रहा होता तो उसकी माए मरने पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। क्योंकि वे लोग भाग गए थे, इसलिए अब उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने उन्हें पहले इसलिए बचाया था क्योंकि वो बस वहां से गुजर रहा था और नहीं चाहता था कि उसके रेस दूसरे जानवरों का भोजन बन जाए। चलो चलें, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाना है, तभी हम थोड़ा आराम कर सकेंगे, उसने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। बचे हुए 12 लोग उसके पीछे चले गए। उन्होंने अरमान को एक पल के लिए भी अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं की। मॉन्स्टर के डर से उनकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी, इस डर से कि कोई मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला ना कर दे और उनकी जान न ले ले, जिसकी वे कई सालों से हिफाजत कर रहे हैं। बॉयज हॉस्टल के अपोजिट दिशा में गर्ल्स हॉस्टल था। लड़कियों के हॉस्टल और ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच की दूरी ट्रेनिंग ग्राउंड और बॉयज हॉस्टल के बीच की दूरी के बराबर ही थी। लगभग 20 लोगों का एक ग्रुप ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चला आ रहा था। इस ग्रुप में मेन रूप से लड़कियां थीं, लेकिन उनमें 7 लड़के भी थे। हालांकि चाहे वे लड़कियां हों या लड़के हों, वे सभी उस लड़की को पीछे से एडमिरेशन और इज्जत से देख रहे थे जो उनके ग्रुप को लीड कर रही थी। 5 ज़ॉम्बी का एक ग्रुप जीवित बचे लोगों की भीड़ की ओर लड़खड़ाता हुआ आया। उनके कदम और आगे बढ़ रहे थे। कुछ लड़कियों को सिसकियों और रोने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी, जो उन ज़ॉम्बी के डर से रो रही थी। ग्रुप को लीड करने वाली और अपने कंधों पर लगभग 20 लोगों की जान बचाने वाली लड़की के बाल चांदी के रंग के थे और उसकी आंखें चमकदार नीली थीं। उसकी स्किन दूध की तरह वाइट और उसके काले बाल रेशम की तरह थी, जिससे वह एक असली परी जैसी लगती थी। हालांकि उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसमें कोई इमोशन नहीं थे। फिर भी उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी बॉडी आग की तरह गर्म थी। सही से देखा जाए तो वो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं थी और बेहद खूबसूरत थी। कुछ लड़कियों को उसके उभरे हुए सामने वाले हिस्से को देखकर जलन आसानी से ही सकती थी। हालांकि इस खूबसूरत लड़की
जो कि 22 साल की थी, उन जॉम्बीज को देखकर उसके एक्सप्रेशन जरा से भी नहीं बदले। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और अगले ही पल उसके सामने 5 बर्फ के भाले दिखाई दिए और उसके हाथ के एक इशारे से वो भाले बहुत ही सटीकता के साथ उन 5 लाशों के सिर पर लगे, जो बहुत ही कम स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, जिससे उन 5 जॉम्बीज के सिर में एक छोटी मुट्ठी के आकार का हॉल बन गया। हालांकि हॉल से कोई खून नहीं निकला, क्योंकि बर्फ की एक छोटी लेयर ने उन्हें सील कर दिया था। जब बचे हुए लोगों ने यह देखा तो उनके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और इस लड़की के लिए उनकी इज्जत कई गुना बढ़ गई। दूसरी ओर उस लड़की के एक्सप्रेशन और फेस अभी भी पहले की तरह कोल्ड और एक्सप्रेशन लेस था। एक अलग दिशा से बचे हुए लोगों का एक और ग्रुप 2 लड़कों के लीडरशिप में तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा था। इस ग्रुप में लगभग 30 लोग थे, इसीलिए उनकी लाइफ फोर्स ने कई जॉम्बी के साथ साथ अलग मॉन्स्टर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो उन्हें इवोल्व करने के लिए खा जाना चाहते थे। 2 ज़ॉम्बी अचानक एक इमारत के अंदर से अपीयर हुए और लड़खड़ाते हुए बचे हुए लोगों की ओर बढ़ने लगे। हालांकि इससे पहले कि बचे हुए लोग डर के मारे चिल्ला पाते, 2 तीर उड़ते हुए आए और उन दोनों के सिर के आर पार हो गए, जिससे वे तुरंत बेजान होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। बचे हुए लोगों ने बो पकड़े हुए और स्पोर्ट्स वेयर पहने हुए और पीठ के पीछे क्विवर लिए हुए लड़के को खुदी और जलन के मिक्सचर के साथ देखा। इस लड़के ने उन सबको अनदेखा किया और अपने कदम पहले इस्तेमाल किए गए 2 तीर उठाए फटे कपड़ों के चीथड़े से उन पर लगे खून को साफ किया। अचानक एक म्यूटेंट डॉग, जो एक नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में 3 गुना हाई स्पीड से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। कुत्ते का सिर टुकड़ों में फट गया और चारों तरफ उड़ गया। कुत्ते का दिमाग, खून और मांस हर जगह फैल गया, जिससे खूनी गंदगी फैल गई। मॉन्स्टर अपना सिर खोने की वजह पूरी तरह से बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। भले ही तुम तेज हो, अगर तुम ये तो मुझ पर पहले हमला नहीं करते तो तुम शायद बच जाते। तुम बहुत ही कमजोर हो बेवकूफ। कुत्ते चेहरे पर दाढ़ी वाला एक मोटा आदमी कुत्ते की लाश पर पैर रखते हुए कहता है। यह आदमी लगभग 35 साल का लग रहा था और उसके चेहरे पर क्रूल एक्सप्रेशन थे। उसने अपने दोनों हाथों से एक मेटल के रंग का हथौड़ा पकड़ रखा था, जो लगभग एक दरवाजे जितना बड़ा था। उसे वो आसानी से चला रहा था। हालांकि यह एक भारी वेपन था। ग्रुप ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ता रहा। बेशक अरमान को नहीं पता था कि उसके अलावा ऐसे और लोग भी थे जिनके पास कुछ मैजिकल पावर थी, जो उन्हें इस तबाही के बाद मिली थी या उनके पास पहले से ही थी। हालांकि अगर उसे पता भी होता तो भी वह शायद बहुत हैरान नहीं होता। आखिरकार ट्रेनिंग ग्राउंड यूनिवर्सिटी के ठीक बीच में बना हुआ था, इसीलिए सभी डायरेक्शन से आने के लिए रास्ते बने हुए थे। इसके अलावा ट्रेनिंग ग्राउंड भी उन कुछ फैसिलिटी में से एक थी जिसे सेफ जगह माना जा सकता था। अरमान के अलावा ऐसे अन्य लोग भी थे जिन्होंने लड़ने की हिम्मत की, या अगर वे जीवित रहना चाहते थे तो उनके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे कई लोग थे जिनके पास अपने एक्सपीरियंस थे, पावरफुल स्किल और रेयर ट्रेजर भी थे जो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते। 20 मिनट बाद और अपने बचाए गए लोगों के लिए सबसे आसान और कम खतरों से भरा रास्ता खोजने के लिए एरिया में कई चक्कर लगाने के बाद अरमान आखिर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड से 50 मीटर की दूरी पर था और अपने पहले गोल तक पहुंच गया था। हालांकि चीजें ठीक लग रही थीं। स्टूडेंट अरमान, अब हम क्या करें? टीचर जिया ने अपने सामने के नजारे को देखते हुए पीले चेहरे के साथ पूछा। अरमान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। जब वह एक कोने में बैठा और ट्रेनिंग ग्राउंड के पास घूम रहे जॉम्बी के ग्रुप को देखा, वहां 50 से ज्यादा जॉम्बी थे। वे सभी इतने पास पास थे कि वो उनसे बच नहीं सकता था। अरमान जैसे आदमी के लिए भी 50 क्रिएचर से लड़ना कोई आसान काम नहीं था, जो उसे सिर्फ खरोंच मारकर ही जान से मार सकते थे या अपने जैसा बना सकते थे। अगर वह ऐसी जगह पर होता जहां उसे ज्यादा स्पेस मिल सकता था, तो अरमान को भरोसा था कि अगर उसे टाइम दिया जाए तो वो कुछ 100 जॉम्बी को मार सकता है। हालांकि इतनी छोटी जगह में इन 50 जॉम्बी से लड़ना उसके लिए काफी चैलेंजिंग भरा काम था, जो लगातार आगे बढ़ रहे थे। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि ये जॉम्बी वहां से जाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। जब अरमान ने कई मीटर आगे जोम्बी के ग्रुप की मूवमेंट्स को देखा, तो उसने देखा कि उनमें से कुछ दरवाजों को तोड़ने की कोशिश में उन पर जोर से हमला कर रहे थे। हालांकि ये दरवाजे पूरी तरह से मेटल के थे, इसलिए इन जॉम्बी के लिए उन्हें तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था।
चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। मेटल के दरवाजे से धमाकों की आवाज ने और क्रिएचर को भी अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, जिसके वजह से 50 से कुछ ज्यादा लोगों का ग्रुप जल्द ही 80 तक पहुंच गया। इसके साथ ही आसपास के डरावने माहौल ने स्टूडेंट और टीचर की भावनाओं को और भी बदतर बना दिया। जिन्हें अरमान ने बचाया था, क्या ऐसा हो सकता है कि वहां लोग हों? ऐसा आइडिया अरमान के मन में आया, और जितना अधिक वो इस बारे में सोचता गया, उसे इस बात पर यकीन होता गया कि वहां पर जरूर ही इंसान मौजूद होंगे। एक और दिन जीवित रहने के लिए अरमान न केवल अपनी तलवार को आगे पीछे घुमाकर दुश्मनों का सिर काटना शुरू कर दिया, वो जितना पॉसिबल हो सके जॉम्बीज के बिहेवियर पर ध्यान दे रहा था। जॉम्बी सबसे बड़ी मात्रा में थे। वो दुश्मन वो थे जिनके बारे में अरमान सबसे ज्यादा जानता था। अब तक अरमान ने जॉम्बी के बारे में जो कुछ देखा था, उसके अकॉर्डिंग ये धीमे लेकिन घातक मॉन्स्टर किसी भी तरह के लाइफ फोर्स की मौजूदगी को महसूस कर सकते थे, और साथ ही लगभग 20 मीटर की दूरी से खून की गंध को भी पहचान सकते थे। और भले ही यह सीमा ना हो, लेकिन यह काफी सटीक था। इसके अलावा अरमान को कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था जो उन जोम्बी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। वहां पर डेफिनेटली लोग हैं। अरमान ने आखिरकार कंफर्म किया, अगर उस वजह से नहीं तो वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता था कि जॉम्बी कहीं और जाने पर इतने ज्यादा आमादा हो सकते हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा कि जिन लोगों को उसने बचाया था वे उसकी ओर देख रहे थे, जिससे उसका सिर दर्द करने लगा था। यदि ये लोग यहां नहीं होते तो अरमान ने पहले ही ग्रेट स्पीड वुल्फ को हराने के बाद मिले ट्रेजर को निकाल लिया होता, और उन ट्रेजर में शायद कुछ ऐसा होता जो उसे इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर सकता था। हालांकि उसे इन लोगों पर इतना भरोसा नहीं था कि वो उनके सामने ऐसे ट्रेजर ला सके। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वो अपनी ताकत को पूरी तरह से जाहिर नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने जितनी जल्दी हो सके ग्रेट स्पीड वुल्फ को हराने के लिए बस एक पल के लिए अपने ब्लड कंट्रोल का इस्तेमाल किया, जैसे कि वह उसके विचारों को जानती थी। लिली जो उसके बगल में खड़ी थी मुस्कुराई और प्यार से बोली, तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? अगर तुम इन बोझ को पीछे छोड़ दोगे जो किसी भी समय तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, तो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। अरमान ने बिना कुछ कहे उसे भौहें सिकोड़ कर देखा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, बस इतना ही कह रही थी। लिली ने अपने कंधे उचका दिए और कुछ और नहीं कहा। वो जानती थी कि अरमान के लिए ऐसा कुछ करना इम्पॉसिबल था। आखिरकार उसे तलवार लेकर अपनी जान बचाने के लिए लड़ने के लिए मजबूर हुए। अभी 1 घंटा ही हुआ था। दुनिया की क्रूरता का एक्सपीरियंस किए बिना वह इतना कुछ बदल नहीं सकता था। हालांकि लिली को यकीन था कि वो जल्द ही खुद को ढाल लेगा। अगर उसके पास ऐसी विल पावर को बनाए रखने की ताकत नहीं होगी तो वह मर जाएगा। जब अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो 80 से अधिक लाशों का ग्रुप अचानक बिजी हो गया। एक तीर दूर से उड़कर एक जॉम्बी के माथे पर सटीक रूप से लगा। जॉम्बी रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही उसी दिशा से एक और तीर निकला और एक और जॉम्बी ढेर हो गया। मजबूत अरमान थोड़ा हैरान था। उसे नहीं पता था अटैकर कौन था, क्योंकि कई बिल्डिंग ने उसका विजन ब्लॉक कर रही थी। हालांकि उस आदमी की आर्चरी स्किल कमाल की थी। वो आदमी बिना किसी शक के एक प्रोफेशनल आर्चर होगा। अनफॉर्चुनेटली से 5 तीरों के बाद हमला रोक दिया गया। जाहिर है हमलावर काफी करीब था और जॉम्बी उस आदमी को घेर रहे थे। आप सभी यहीं पर मेरा वेट करें। ये शब्द पीछे छोड़ते हुए अरमान एक बाघ की तरह अपने छिपने के स्थान से बाहर कूदा और जोम्बी की ओर दौड़ा। कुछ ही सेकंड में उसके और जोम्बी के बीच की 50 मीटर की दूरी पार हो गई थी। अरमान ने बिजली की स्पीड से अपनी तलवार से 2 वार किए और 2 जोम्बी के सिर हवा में उड़ गए। आपने लेवल 4 के जोम्बी की सोल पावर हासिल कर ली है। आपने लेवल 4 के जोम्बी की सोल पावर हासिल कर ली है 5 सेकंड के अंदर। अरमान ने 7 लाशों का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। विक्रम, जो एक विशाल 2 मीटर का हथौड़ा लेकर आया था, उसने उसे एक जोम्बी पर घुमाया, जिससे वो 10 मीटर दूर उड़ गया। जोम्बी जमीन पर गिर गया। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा चिप गया और उसका सिर पूरी तरह कुचल गया। हालांकि उसने जल्द ही देखा कि उससे कई साल छोटा एक आदमी जोम्बी को चींटियों की तरह मार रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लानत है इसकी स्पीड।
मैं क्या गड़बड़िए इतनी तेज क्यों है? विक्रम ने अरमान को खुद ही कोसते हुए कहा कि मैं इतना स्लो क्यों है? अरमान की प्रेजेंट में एजिलिटी पहले से ही 54 पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब था कि वो दुनिया बदलने से पहले नॉर्मल आदमी की तुलना में 5 गुना अधिक तेज था। उसकी मूवमेंट बहुत तेज थी, इसलिए जब अरमान ने 5 या 6 ज़ॉम्बी को मार दिया था तो विक्रम ने केवल एक को ही मारा था जो उसके करीब था। दूसरी ओर अरमान ने भी विक्रम को अपने बड़े से हथौड़े के साथ देखा और हैरान हो गया। क्या वह यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? वह कब से इतना पावरफुल हो गया कि वो उस हथौड़े को उठा सके? हालांकि जैसे ही उसका मन भटकने लगा, बैटलफील्ड में एक और बदलाव आया। बर्फ की गोलियां, स्विंगल, एक ठंडी लेकिन मधुर आवाज गूंगी। इसके तुरंत बाद बर्फ के 10 छोटे छोटे गोले हवा में तरते हुए 10 अलग अलग ज़ोंबी की और बढ़े उनके सिर पर सतिकवर किया और उनकी जान ले ली। ओ, उस लड़की का मैजिक पर कंट्रोल तुमसे ज्यादा है? जैसे कि वह काफी नहीं था। उसकी मौजूदा जादुई शक्ति उस शक्ति से थोड़ी ही कम है जो आपके पास तब थी जब सोल रिकॉर्ड इस निचली दुनिया में पहुंचे थे। कितना अजीब है। लिली हैरान और कुछ हद तक कंफ्यूज आवाज अरमान के बगल में सुनाई दी जब से उसने और लोगों को बचाया था, और ये लोग लिली की ओर देख भी नहीं पा रहे थे। अरमान मन ही मन मैं सोचा कि वो दूसरों के लिए इनविजिबल हैं और केवल वही उसे देख सकता था, इसलिए उसे इस जगह पर बिना किसी रोक टोक के घूमते देखकर अरमान को कोई हैरानी नहीं हुई। अरमान ने उस लड़की को ऑब्जर्व किया जो लड़ाई में शामिल हो गई थी और उसकी आंखें चमक उठीं। कितनी खूबसूरत लड़की है। उसके चांदी के बाल और नीली आंखों ने उसे बर्फ के कमल की तरह बना दिया था, लेकिन साथ ही वह बर्फ की परी की तरह थी। अगर उसे आइस क्वीन भी कहा जाए तो यह कहीं से भी गलत नहीं होगा। हालांकि उसने उसकी खूबसूरती की तारीफ की, बस इतना ही। आखिरकार अरमान ने पहले ही नेचुरल रूप से सुंदर, सेंशुअल और मासूम लिली को देखा था। अरमान की तलवार की स्पीड जरा सी भी कम नहीं हुई, क्योंकि वह ज़ॉम्बीज़ का सिर काटना जारी रखे हुए था, और हर बीतते सेकंड के साथ एक या दो ज़ॉम्बी के सिर उसके पैरों पर आकर गिर रहे थे। मानो चांदी के बालों वाली लड़की के आ जाने से उनके अंदर एक नया जोश आ गया था, और देखते ही देखते नई शुरुआत हुई और तीरों ने फिर से अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि किसी वजह से निशानेबाज की स्पीड थोड़ी भी सटीकता खोए बिना बढ़ गई। 80 से ज्यादा ज़ॉम्बी का ग्रुप खतरनाक था, कोई भी उनसे दब सकता था, और अगर कोई इवॉल्वर भी घिरा होता तो उसकी भी मौत हो सकती थी। इन ज़ॉम्बीज से खतरा और भी बढ़ गया था, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड इमारतों से घिरी हुई थी, जिससे यह हमला करने के लिए एक अच्छा स्पॉट नहीं थी, लेकिन डिफेंस के लिए एक अच्छा स्पॉट था। इस मामले में हमलावर इंसान थे, इसलिए उनके पास छुपकर हमला करने का अच्छा ऑप्शन था, खासकर लॉन्ग रेंज वेपन वालों के पास, जैसे वो आर्चर छिपकर हमला कर रहा था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो अरमान था, चांदी के बालों वाली लड़की, विक्रम या इमारतों के बीच छिपा हुआ आर्चर, उन सभी के पास अपनी खुद की स्किल और टैलेंट थे जिस पर उन्हें प्राउड हो सकता था, और उन्हें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों के बीच उन्हें बेस्ट माना जा सकता था। इस प्रकार 2 मिनट से भी कम टाइम में ग्रुप के सबसे अलग थलग पड़े हुए सहित सभी ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर दिया गया था। खून के कई गड्ढे बन गए थे और मांस जगह जगह बिखरा हुआ था, जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी थी, और यह नजारा किसी को भी डरा सकता था। बड़े काले रंग के कुत्ते ने एक लड़के का सिर काटने के इरादे से अपने जबड़े खोले। इस लेवल 9 म्यूटेंट डॉग की जबड़े की ताकत के साथ लड़के का सिर एक ही झटके में चकनाचूर हो सकता था। हालांकि कुत्ते का वेलकम एक बहुत बड़े हथौड़ा ने किया। धमाका। हालांकि इस बार लड़ने वाले लोगों को मौत से लड़ना पड़ा और दर्जनों या सैकड़ों लाशों के बीच से रेंगकर यहां तक पहुंचना पड़ा, इसलिए उन तीनों फाइटर्स ने एक दूसरे को ध्यान से ऑब्जर्व किया। अब जबकि दुनिया बदल चुकी थी, यह बताना मुश्किल था कि लोगों के दिल बदल गए हैं या नहीं। आखिरकार तीनों में से कोई भी एक दूसरे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता था। आफ्टर ऑल वो अभी अभी ही तो मिले थे। बर्फ को कंट्रोल करने की पावर रखने वाली चांदी के बालों वाली लड़की ने उन्हें अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसकी नजर में नफरत का एक संकेत भी था, जिसे नोटिस करना काफी मुश्किल था। माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। दोनों में से कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। तभी दूर से आती हुई तेज कदमों की आवाज ने अरमान की नजर उस डायरेक्शन में घुमा दी। नीले रंग के स्पोर्ट्स वियर पहने, बाएं हाथ में धनुष
और पीठ पर आधा खाली तरकश लिए 22 या 23 साल का एक लड़का तेजी से आया, तो वो आदमी पहले वाला आर्चर है। अरमान ने मन ही मन सोचा। जब उस लड़के ने चांदी के बालों वाली महिला को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और जैसे उसके कंधों से वजन उतर गया हो, वो मुस्कुराया। जेनिफर, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। जेनिफर अरमान ने पलकें झपकाईं, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता कि यह महिला क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही थी। जेनिफर 4 साल की स्टूडेंट और प्रेजेंट में स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। वो पूरे यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की ही नहीं, बल्कि को ग्रेड्स मैं भी नंबर 1 की स्टूडेंट्स थी। अरमान को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि वो उससे कई बार मिल चुका था। जब वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स मीटिंग और इवेंट्स पर कई बार मिल चुका था। क्योंकि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए वो उसके के बारे में भूल गया था। मुझे खुशी है कि तुम भी ठीक हो। अभिषेक जेनिफर की ठंडी और नीली आंखों में तब कोई खास बदलाव नहीं आया जब उसने उस लड़के को हालांकि अरमान ने देखा कि जब उसने उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में नफरत की अजीब चमक बहुत कम हो गई थी। खैर, जो भी प्रॉब्लम हल हो गई थी, इसलिए अरमान इस ग्रुप की बातचीत सुनने के लिए नहीं रुका और चुपचाप वहां से जाने लगा। 1 मिनट रुको छोटे भाई। विक्रम ने उसे दूर जाते हुए देखा तो जल्दी से चिल्लाया। उसके वर्ड्स ने सभी लोगों का अटेंशन अरमान की ओर कर दिया। अरमान रुक गया और चुपचाप उसकी ओर देखने लगा और उसके अपनी बात पूरी करने का वेट करने लगा। क्या आप ब्रो, तुम हमारे साथ यहीं रहोगे? विक्रम ने कहा। हम चारों की ताकत से हम आसानी से उन क्रिएचर को खत्म कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अरमान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बस पलटा और चलते हुए कैजुअली बोला, मैं बस उन दर्जन भर स्टूडेंट और टीचर्स की तलाश करने जा रहा हूं जिन्हें मैंने पहले बचाया थे। अरे, विक्रम हैरान था। दूसरी ओर जेनिफर ने उसे अपनी ठंडी आंखों से देखा और फिर पलटकर चली गई। यंग आर्चर अभिषेक ने जल्दी से उसका पीछा किया और वे एक दूसरे से बातें करने लगे। 10 मिनट बाद अरमान, विक्रम, जेनिफर और अभिषेक के द्वारा बचाए गए बचे हुए लोगों का ग्रुप एक साथ मिलकर लगभग 70 लोगों का एक बड़ा ग्रुप बन गया, क्योंकि तूफान अभी भी जारी था और जल्दी रुकने वाला नहीं था। इसलिए उससे निकलने वाला खून और मांस की गंध कुछ ही मिनटों में बारिश में बह गई। इससे दूसरे क्रिएचर भोजन की तलाश में इस जगह पर नहीं आ पाएंगे। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी थे। इनमें से एक नुकसान यह था कि सभी लोगों के कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए थे। हालांकि वे अभी तक इस तरह से ही टिके रह सकते थे। दूसरी तरफ 5 मिनट तक विक्रम के साथ बहस करने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर छिपे लोगों को अपने डर की परवाह किए बिना दरवाजे खोलने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि उनमें से कोई भी दरवाजा खोलने और खतरे को अंदर आने देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब विक्रम ने धमकी दी कि अगर उन्होंने दरवाजे नहीं खोले तो वह उन्हें अपने बड़े से हैमर से तोड़ देगा, तो उनके पास हार मानने के अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं था। अरमान को यह देखकर सरप्राइज हुआ कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर लगभग 30 लोग छिपे हुए थे। इन 30 लोगों में लड़के और लड़कियां, कुछ टीचर्स भी शामिल थे। वे सभी उन्हें सग भरी नजर से देख रहे थे। इस पर अरमान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सभी से अलग हो गया और आसपास में घूमता रहा, ये कंफर्म करते हुए कि किसी भी तरह का कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं है। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग ग्राउंड लिटरली में बहुत बड़ा था और इसे ट्रेनिंग ग्राउंड कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें सभी तरह के काम होते थे। वहां एक बड़ा इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, एक स्पोर्ट के सामान के अलग अलग रूम्स और एक कैफेटेरिया था। इस टाइम पर कैफेटेरिया वो जगह थी जहां अरमान को जाना था। मेटल का दरवाजा कसकर बंद था। अरमान, जो ग्रुप से दूर चला गया था, अंदर से आती हुई धमाके की आवाज सुन सकता था। वो ये सोचकर थोड़ा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि कैफेटेरिया में कांच की खिड़कियां थीं, इसलिए शायद कुछ मॉन्स्टर अंदर घुसने में कामयाब हो गए। बड़े मॉन्स्टर के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि खिड़कियों पर मेटल की सलाखें लगी थीं। जब तक कि बहुत ताकतवर या ग्रेट स्पीड वुल्फ जैसे तेज हथियारों वाला कोई मॉन्स्टर न दिखाई दे, तब तक उनके अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए यह आवाज केवल ज़ॉम्बीज़ की ही हो सकती है। अरमान ने यह कंफर्म करने के लिए कि वहां कोई और तो नहीं है, बाएं और दाएं देखा। यह कंफर्म करने के बाद उसने अपना बैग खोला और पहले हासिल किए गए 2 गोले
और स्क्रॉल को बाहर निकाला। यह रंग की चीज कैसे काम करती है अरमान? अरमान खुद में ही बड़बड़ाया, यह भूलकर कि वहां उसके अलावा कोई और भी है जो उसे सुन सकता है। यह रेनबो का रंग है। लिलिथ ने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ इशारा किया। अरमान की सवालिया निगाहों को देखकर उसने समझाया, लो ग्रेड से हाई ग्रेड तक ट्रेजर को इस प्रकार डिवाइड किया जाता है। लाल गोला नॉर्मल ग्रेड के खजाने के बराबर होता है। नारंगी गोला रेयर ग्रेड के खजाने के बराबर होता है। पीला गोला मैजिक ग्रेड के खजाने के बराबर होता है। हरे रंग के गोला एपिक ग्रेड के खजाने के बराबर होते हैं। सियान रंग का मतलब लीजेंडरी ग्रेड का खजाना होता है। इंडिगो रंग के गोले डेमीगोड ग्रेड के खजाने के बराबर होते हैं। अंत में बैंगनी रंग के गोले का मतलब गॉड ग्रेड का ट्रेजर होता है। आन के मुंह के कोने कई बार सिकुड़ गए और वह शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। लिली, तुम्हें एपिस ग्रेड तक ही बताना चाहिए था जेल। अब जब मैं अचानक इस लाल गोले को देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि यह ज्यादा कीमती है। हम्मा, मुझे लगता है कि अरमान तुम गलत समझ रहे हैं। लिली मुस्कुराई और उसे कुछ खास बात याद दिलाई। यहां तक कि एक लाल ग्रेड खजाना भी एक हाई टेक मशीन गन से अधिक कीमती है। मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। जब आप किसी क्रिएचर को हराते हैं तो आप उसकी सोल पावर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जब उस क्रिएचर सोल पावर सामने वाले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है तो सोल रिकॉर्ड ट्रेजर के रूप में वह सारी शक्ति इकट्ठा कर लेता है जिसे आप एब्सॉर्ब नहीं कर पाए थे। आपके दुश्मन का लेवल जितना हाई होगा, हाई ग्रेड वाला खजाना मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और बची सोल पावर जितनी अधिक होगी, पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए आपके हाथों में मौजूद लाल रंग का गोला भी तुम जितना सोच भी नहीं सकते उससे से कहीं ज्यादा कीमती है। लिली ने अरमान को समझाया। उसकी बातें सुनकर अरमान को अच्छा फील हुआ। हालांकि उसे और सवाल पूछने का मन कर रहा था, लेकिन वो पहले जो काम करने वाला था उसे पूरा करना चाहता था। सवाल बाद में पूछे जा सकते थे। लाल गोले को जोर से दबाने पर वह टूट गया और अरमान के सामने एक नया खजाना प्रकट हुआ। बूट्स नॉर्मल ग्रेड का ट्रेजर बेहद हल्के, पहनने में आसान और शरीर के हिसाब से अपने आप ढल जाते हैं। पहने जाने पर एजिलिटी प्लस 10 पॉइंट बढ़ जाएगी। अरमान की आंखें चमक उठीं और उसका दिल खुशी से भर गया। यह सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेड का खजाना था, लेकिन इन जूतों ने उसकी एजिलिटी को प्लस 10 पॉइंट तक बढ़ा दिया। यह अरमान की कुल एजिलिटी के 1/5 के बराबर था। उसने जल्दी से जूते पहने और तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया है। अब अपने 64 एगिलिटी पॉइंट के साथ अरमान प्लेनेट अर्थ पर सोल रिकॉर्ड के आने से पहले एक सामान्य आदमी की तुलना में 6 गुना ज्यादा तेज था। अपनी छुपी हुई एक्साइटमेंट को दबाते हुए उसने नारंगी गोले के साथ भी ऐसा ही किया। फुल कोट रेयर ग्रेड ट्रेजर, एक जैकेट जो शरीर के ऊपरी हिस्से से लेकर घुटनों तक को ढकती है। यह हल्के शॉटगन के गोले से लेकर 9 मिलीमीटर कैलिबर की गोलियों तक किसी भी चीज को रोक सकती है। पहने जाने पर सभी एट्रीब्यूट प्लस। अरमान ने जैकेट को अपने हाथों में पकड़ लिया और लगभग आकाश की ओर दहाड़कर धन्यवाद कहना चाहा। इस खजाने के साथ वह अब कई प्रकार की आग्नेयास्त्रों से अछूता था। भले ही मध्यम कैलिबर की गोलियां बहुत पावरफुल थीं, लेकिन इस ट्रेजर के साथ उसकी पावर एक और लेवल पर पहुंच गई थी। उसे जॉम्बी द्वारा खरोंचे जाने का भी डर नहीं था। जब तक वो अपने सिर और घुटनों से नीचे के हिस्से को बचाकर रखता, तब तक उसकी सेफ्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिना देर किए अरमान ने अपनी गीली जैकेट उतार दी और फुल कोट पहन लिया। उसने तुरंत महसूस किया कि उसके एट्रीब्यूट एक बार फिर से बेहतर हो गए हैं, जिससे वह बहुत खुश हुआ। वो ट्रेजर अच्छा है, रेयर ग्रेड में सबसे अच्छी क्वालिटी में से एक, ठीक तुम्हारी ग्रेट स्वॉर्ड की तरह। बधाई हो। लिली ने उसे देखकर खुशी से मुस्कुराया। अरमान को हैरानी हुई जब उसने महसूस किया कि वो वास्तव में उसके लिए बहुत खुश दिख रही थी, जिससे वह हैरान रह गया। लिली, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? उसने थोड़ा सा अजीब महसूस करते हुए पूछा। लिली ने अपने होठों को काटा और अपनी लंबी पलकें झपकाईं और नरम आवाज में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे हो जाओ। अरमान ने यह सुनकर अपनी आंखें रोल कर लीं और समझदारी से पूछना बंद करने का फैसला किया। हालांकि उसकी शक्ल सूरत खराब नहीं थी, लेकिन वो कोई हैंडसम आदमी भी नहीं था। इतना हैंडसम तो बिल्कुल भी नहीं कि उसने अपने पूरे जीवन एम जो उसने सबसे खूबसूरत लड़की देखी थी, वो पहली नजर में ही उससे प्यार करने लगे। अरमान को तो ऐसा ही लगता था। बिना किसी देरी के
और इस डर से कि कोई और इस जगह पर आ रहा है, अरमान ने अपना ध्यान बाकी बचे हुए स्क्रॉल की ओर लगाया। स्पेशल फोर्स सोल्जर अनरैंक्ड पैसिव स्किल लेवल 5। इस पैसिव स्किल को सीखकर आप अपने आप ही स्पेशल फोर्स के सोल्जर के समान ही फाइट एक्सपीरियंस वाले आदमी बन जाएंगे। साथ ही आपकी दुनिया के वेपन और नॉलेज में भी काफी बढ़ा उछाल आएगा। स्पेशल फोर्स सोल्जर अरमान की आंखें चमक उठी जब उसने स्किल का नाम देखा और उसके बारे में दी गई जानकारी के बारे में पढ़ा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उस टाइम पर अरमान को मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत थी और यह काम अब स्क्रॉल के साथ बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रेजेंट में अरमान दुनिया बदलने से पहले किसी भी इंसान से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। ग्रेट स्वॉर्ड और फुल कोट की बदौलत उसकी ताकत 55 पॉइंट तक पहुंच गई थी जो उसने अभी अभी हासिल की थी। उसकी एजिलिटी 69 पॉइंट तक पहुंच गई थी और उसके बाकी पॉइंट भी एक आम इंसान से कम 2 गुने थे। हालांकि वो मौजूदा वक्त में अपने आंकड़ों, ट्रेजर और ब्लड कंट्रोल स्किल के कारण अपने दुश्मनों पर भारी पड़ सकता था। अरमान बहुत स्पष्ट था कि अगर वह अपने बराबर के लेकिन एक एक्सपीरियंस फाइटर वाले दुश्मन का सामना करता है तो अरमान की हार होना तय है, यहां तक कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। इस टाइम पर अरमान को फाइटिंग स्किल और एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसके हाथ में स्किल स्क्रॉल होने से यह प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। उसे बस इसके लिए इच्छा करने की जरूरत थी और वह सालों की कड़ी प्रैक्टिस और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ एक हाई क्लास सोल्जर के रूप में एक एक्सपीरियंस वाला इंसान बन जाएगा। अनक्लासिफाइड स्किल, उसने धीरे से बुदबुदाया। हालांकि अरमान ये करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। वो नहीं जानता था कि स्किल और उनकी रैंकिंग कैसे काम करती है। अरमान जिसने इस स्किल को फर्स्ट क्लास के रूप में रैंक किया था, अरमान ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका, ये स्किल स्पेशल फोर्स सोल्जर लंबे समय तक अच्छा नहीं होंगी। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, सुंदर और अट्रैक्टिव लिली ने एक मीठी मुस्कान के साथ उसे टोकते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वास्तव में लंबे समय में यह स्किल इतनी अच्छी नहीं हो सकती। यह एक पैसिव स्किल है। उसकी बात सुनकर अरमान की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस मामले में पैसिव वर्ड बोलना ही ज्यादा सूटेबल रहेगा। इतने सारे खतरों का सामना करने के बाद भी अरमान उस वार्निंग को नहीं भूला था जो उसे तब मिली थी जब उसने अपनी ब्लड कंट्रोल स्किल सीखने का फैसला किया था। वह वार्निंग उसे याद दिला रही थी कि वह केवल 4 और एक्सटर्नल एक्टिव स्किल ही सीख सकता है। एक्सटर्नल एक्टिव स्किल वे स्किल हैं, वो स्किल जिन्हें यूज करने के लिए मन की पावर की जरूरत होती है और जिन्हें तुमने अपने पूरे जीवन में खुद से नहीं सीखा है। लिली ने उसे अच्छे से समझाया, इससे पहले तुम बिना किसी ट्रेनिंग के एक नॉर्मल इंसान थे और फिर भी तुम कुछ ही सेकंड में एक स्पेशल फोर्स सोल्जर स्किल सीखने में कैपेबल हो। अरमान ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना और अपना सारा फोकस उसकी बातों पर ही लगा दिया। लिली ने आगे कहा, हालांकि अभी यह ठीक हो सकता है, लेकिन अगर तुम बहुत सारी सीखते हो तो लंबे समय में तुम्हारा दिमाग ज्यादा ही भर जाएगा और तुम्हारी बॉडी इस तरह के स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यही रीजन है कि तुम शुरुआत में केवल 5 एक्टिव स्किल ही सीख सकते हैं। जब हमारे पास समय होगा तो मैं इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगी, क्योंकि मैं चीजों को जल्दी में नहीं करना पसंद नहीं करती हूं। हालांकि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्क्रॉल से जो तुम स्किल सीख सकते हो वो एंडलेस एयर रूम। अरमान को बस यही सुनना था। अरमान ने लिली की और अपनी आंखों में चमक और प्यार के साथ देखा और कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही लक्की हो लिली। उसके जवाब का इंतजार किए बिना और उसके एक्सप्रेशन को देखा बिना ही अरमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन उस स्क्रॉल को सीखने की इच्छा की। उसके ऐसा करते ही उसके हाथों में स्क्रॉल था। वो लाइट के काउंटलेस पार्टिकल्स में बिखर गए और उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगे और फिर उसकी सोल की गहराई में एक ब्रॉन्ज कलर अपीयर होता हुआ दिखा और फिर वो ब्रॉन्ज कलर उसकी हड्डियों और नसों में के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अरमान को तुरंत अपने मन हल्की सी जलन फील हुई, लेकिन ये जलन उसे दर्द का एहसास नहीं करा रही थी, बल्कि उसे अनकंफर्टेबल महसूस करा रही थी। सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट सिचुएशन के हिसाब से कम समय में ओपोनेंट को मार डालने के लिए फाइटिंग स्किल वेपन की जानकारी और उनके बारे में नॉलेज और साथ ही ऐसे हथियारों के काम करने का सही तरीका
और उन्हें चलाते कैसे है कि जानकारी अरमान के दिमाग के अंदर इतनी सारी जानकारी ट्रांसफर हो रही थी। इतनी अधिक जानकारी आने से ऐसा लगा जैसे कि अरमान के दिमाग के अंदर नॉलेज की बाढ़ सी आ गई। कुछ सेकंड के लिए अरमान फ्रिज सा हो गया और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। अरमान को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथों की ओर देखा और बुदबुदिया, क्या दुनिया बदलने से पहले एलीट सोल्जर इतने ज्यादा पावरफुल होते थे? इस समय केवल वो खुद ही जानता था कि उसकी पावर कितनी भयानक हो गई है। उसके पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बदले थे, लेकिन अरमान को यकीन था कि अगर वह फिर से स्पीड वुल्फ से मिलता है तो वह अपने ब्लड कंट्रोल का इस्तेमाल किए बिना भी उसे 3 सेकंड से भी कम टाइम में उसे मार कर सकता है। दरअसल अरमान को नहीं पता था कि उसकी नजर भी बदल गई है। उसकी आंखें पहले से ज्यादा तीखी और डार्क हो गई थीं। ठीक है, तुमने अपनी दुनिया की हिस्ट्री के एलीट सोल्जर का फाइट एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, इसलिए यह समझ में आता है कि तुम्हारी ताकत ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। लिली मुस्कुराई। उसकी आवाज सुनने में बेहद सॉफ्ट और दिल को आराम देने वाली थी। हालांकि तुम पहले वाले अरमान के कंपैरिजन में अब मजबूत हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे फाइटिंग एक्सपीरियंस में बहुत कमी है। अब तुम मुश्किल से खुद को नौसिखिया मान सकते हैं। अरमान ने उसे शक की नजर से देखा। नौसिखिया? मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। लिलिथ ने उसकी ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो बहुत मिस्टीरियस लग रही थी और धीरे से कहा, अपनी दुनिया में तुम खुद को ह्यूमंस के बीच एक एलीट मान सकते हो, लेकिन यह तुम्हारी दुनिया तक ही सही है। काउंटलेस प्लैनेट जिनमें एंडलेस फाइटर्स और स्पाइसीज हैं। मेरी नजर में तुम एक ऐसे बच्चे के सिमिलर हो जो अभी चलना सीख रहा है। अंत में अरमान ने सरेंडर में दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसकी फीलिंग शांत हो गई। हालांकि प्राउड और एरोगेंस होना अच्छा था। लिली बस ठीक है, बाकी सब बात के लिए छोड़ दो। यह बोलकर अरमान आगे की ओर चल पड़ा। बहुत ज्यादा एरोगेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे मार सकता था और अभी उसका मरने का कोई इरादा नहीं था। लिली मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अगर वह इतनी छोटी सी बात पर इतना घमंडी हो जाता तो यह उसके लिए बहुत अफसोस की बात होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरमान ने अपने सामने लगे धातु के दरवाजे की ओर देखा। उसे अभी भी अंदर मौजूद क्रीचर्स की आवाज सुनाई दे रही थी, जो दरवाजा जोर से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर फर्श पर बहुत ज्यादा दाग लग गए तो बाद में उसे साफ करना सिरदर्द बन जाएगा। अरमान ने कुछ सोचकर कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोल दिया। तुरंत ही जंगली जानवरों की तरह जो अपने बंधन से आजाद हो गए थे, कैफेटेरिया के अंदर से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। उनके हाथ अपने टारगेट को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके खून से सने चेहरे उन्हें बेहद भयानक दिखा रहे थे। अरमा ने अपनी तलवार भी नहीं निकाली। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अपना दाहिना पैर उठाया और सीधे पहले झोंबी के गले पर वार किया। हड्डियों के अनगिनत टुकड़ों में टूटने की आवाज बेहद डरावनी थी और जो कोई भी इसे सुनता वह बेशक इतना स्तब्ध हो जाता कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मारा गया ज़ॉम्बी कई मीटर दूर तक उड़ गया और इस प्रक्रिया में उसके पीछे मौजूद ज़ॉम्बी से भी टकराया। जब वह जमीन पर गिरा तो वह हिल नहीं रहा था। ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था क्योंकि उसका दिमाग बरकरार था। हालांकि अरमान की लात ने जबड़े को तोड़ दिया था और रीढ़ की ऊपरी हड्डियों को कुचल दिया था। इसलिए हालांकि उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था, लेकिन वह अब अपने मुंह का इस्तेमाल काटने के लिए नहीं कर सकता था और ना ही अपने हाथ या पैर हिला सकता था। ज़ॉम्बी बाई जेमिन द्वारा पहले मारे गए किसी भी अन्य ज़ॉम्बी से अलग नहीं था। नहीं, यदि कोई अंतर था तो वह यह कि वहां फव्वारे से पानी की तरह खून नहीं बह रहा था। कुल मिलाकर कैफेटेरिया के अंदर 15 से अधिक ज़ॉम्बी थे। लगभग 70 एजिलिटी पॉइंट के साथ अरमान की बॉडी लगातार फ्लैश कर रही थी। ज़ॉम्बीज के बीच अपीयर और गायब हो रही थी। उस स्थान पर हड्डियों के टूटने की आवाज और लाशों के जमीन पर गिरने की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। कभी वह अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करता, कभी अपनी हथेली या हाथों के किनारे अपने पैरों, अपने घुटनों का इस्तेमाल करता और कभी अपनी कोहनी का अरमान की पूरी बॉडी एक बेहद मजबूत, तेज और दुर्जेय वेपन बन गई थी जो किसी भी दुश्मन की जान लेने के कैपेबल थी। 10 सेकंड से भी कम समय बाद सभी 15 लाशें जमीन पर पड़ी थीं, जिंदा, लेकिन उनसे कोई अलग नहीं जो सच में एनआर गया हो। कुछ के चारों अंग टूट गए थे, कुछ के जबड़े टूट गए थे और रीढ़ की हड्डी अनगिनत टुकड़ों में अलग हो गई थी,
तथा कुछ के सिर इम्पॉसिबल एंगल पर मुड़ गए थे, जिससे दिमाग शरीर के बाकी हिस्सों से अलग हो गया था। अरमान के एक्सप्रेशन ये देखकर जरा से भी नहीं बदले। अपने ब्लड कंट्रोल के साथ और मानवता के सबसे मजबूत एलीट सोल्जर एक्सपीरियंस के साथ उसका दिल अब ऐसी किसी भी चीज से नहीं हिल सकता था। हालांकि हड्डियों के टूटने की आवाज, दीवारों और मेजों से शरीर के टकराने की आवाज ने सभी फाइटर्स और लोगों का अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था, जेनिफर, अभिषेक और विक्रम कैफेटेरिया के बाहर दिखाई दिए। वे शोरगुल सुनने के बाद यह देखने आए थे कि क्या हो रहा है। अभिषेक, जो किसी भी पल चलाने के लिए अपना धनुष और तीर पकड़े हुए था, जब उसने जमीन पर लाशों की दयनीय हालत देखी तो वह ताजी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। यहां तक कि आम तौर पर जंगली और मजबूत विक्रम के चेहरे पर भी एक अलग ही भाव था। उसने लाशों के बीच खड़े अरमान को देखा और खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाया। क्या वह अभी भी इंसान है या नहीं? दूसरी ओर जेनिफर के सुंदर लेकिन ठंडे चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। उसकी ठंडी निगाहें अरमान और जमीन पर पड़े ज़ॉम्बी के बीच बार बार घूम रही थीं। उसने देखा था कि उनके शरीर की दयनीय हालत के अलावा वहां कोई खून बहने वाला घाव नहीं था। यहां तक कि प्राणियों के सिर भी लगभग बरकरार थे। कोर्ट काफी बड़ा था और स्टैंड में इतनी सीटें थीं कि बिना किसी परेशानी के कुछ हजार लोग बैठ सकते थे। फिलहाल अलग अलग सीटों पर बैठे स्टूडेंट और टीचर अपनी डरी हुई नजरों से कैफेटेरिया की ओर देख रहे थे। बड़ी बहन नेहा, तुम्हें क्या लगता है कि कुछ बुरा हुआ है? एक छोटी कद की लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, जबकि वह अपने घुटनों को पकड़े हुए थी और खुद बिकी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश में उससे कसकर लिपटी हुई थी। निधि, चिंता मत करो। तुमने यह भी देखा कि बड़ी बहन जेनिफर कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर कुछ ज़ॉम्बी भी आ जाए तो वे उनका सामना आसानी से कर सकती हैं। नेहा ने अपनी आवाज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहा, न केवल अपनी दोस्त को बल्कि खुद को भी आश्वस्त करने के लिए। जितना पॉसिबल हो सके उतना आश्वस्त दिखने की कोशिश कर रही थी। निधि ने अपने होठों को कसकर काटा क्योंकि उसका शरीर लगातार कांप रहा था। अंत में वह अपने आंसू नहीं रोक पाई और सिसकने लगी। बड़ी बहन नेहा, मैं बहुत डर गई हूं। आलिया अचानक एक ज़ॉम्बी में बदल गई और एक लड़के को काट कर मार डाला। बहुत से लोग मर गए और मैं अब उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। नेहा, जो मुश्किल से अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रही थी, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उसने अभी अभी अपने परिवार से बात करने की कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा कि वो अब कभी उनसे बात नहीं कर पाएगी। मुझे ठंड लग रही है। मैं सूखे कपड़े पहनना चाहती हूं। मैं गर्म महसूस करना चाहती हूं। मैं अपनी मां से बात करना चाहती हूं। नेहा ने आंसू भरकर फुसफुसाया। इस तरह की बातचीत ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर हर जगह सुनी जा सकती थी। स्टूडेंट 1 अपने आगे के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे। कुछ घंटे पहले वे सभी हंस रहे थे और खुशी से बातें कर रहे थे, इस बात की चिंता में कि उन्हें सबसे अच्छे दिखने के लिए किस तरह के कपड़े खरीदने चाहिए। हालांकि अब वे केवल हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड से राहत पाने के लिए सूखे कपड़े चाहते हैं। यहां तक कि टीचर, जो जिम्मेदार थे, वे भी दूसरों को राहत देने की हालत में नहीं थे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि अगले ही पल कोई अजीब क्रिएचर दरवाजे से अंदर घुसकर उनकी जान ले लेगा। यहां क्या हुआ? जेनिफर की ठंडी आवाज उस जगह की खामोशी को तोड़ने वाली पहली आवाज थी। अरमान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने फर्श पर कई टेबल इकट्ठा किए और उन्हें एक दूसरे से बांध दिया। इस तरह उसने वहां पर एक मंच बना दिया और उस पर एक बड़ा सा कपड़ा डाल दिया और सभी डेड बॉडी को उठाकर उस पर रख दिया। इस कैफेटेरिया में लगभग 100 लोगों के लिए एक हफ्ते तक खाने का इंतजाम ही किया। इसके अलावा मैं भीड़ में अच्छा महसूस नहीं करता, इसीलिए मैं इस जगह को अपना टेम्परेरी रहने की जगह बनाने का प्लान बना रहा हूं। इसीलिए मैं इन ज़ॉम्बीज़ का ख्याल रखूंगा। तुम इन लाशों का ख्याल रखोगे? जेनिफर ने अजीब आवाज में बड़बड़ाया। जब वह अरमान को काम करते हुए देख रही थी, शुरुआती नजर के अलावा उसने फिर कभी उस पर नजर नहीं डाली और बस बिना थके काम करना जारी रखा। जेनिफर के दिमाग में लगातार कई विचार आ रहे थे, जिससे उसे समझना बेहद मुश्किल हो गया था। अभिषेक उतनी बातें नहीं सोच रहा था जितनी वह सोच रही थी। उसने बस अरमान की पीठ की ओर देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कैसे ठीक है?
हम अभी भी तुम्हारा नाम नहीं जानते। तुम अरमान? उसने अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन और शांति के साथ जवाब दिया। अरमा शांत होने का दिखावा नहीं कर रहा था, यह उसका असली बिहेवियर था। दुनिया के अस्त व्यस्त होने से पहले भी वह कुछ पिछली घटनाओं के कारण कई लोगों से निपटने में अच्छा नहीं था। मैं समझ गया। अरमान, तुमसे मिलकर खुशी हुई, अभिषेक ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। अभिषेक एक बहुत ही खूबसूरत लड़का था। उसकी आर्चरी स्किल ने उसे अपने क्लब में उसे बेस्ट पोजीशन पर रखा था और उसके ग्रेड हर सेमेस्टर टॉप 10 आते थे। इन सभी टैलेंट और उसके उसके अनजाने लेकिन शक्तिशाली परिवार ने उसे बहुत सारी सुंदर लड़कियों का प्रिंस बना दिया। यहां तक कि लड़कों के बीच भी वह अपनी काइंडनेस की वजह से वो बहुत फेमस था। हमारे यहां भी यही हालत है, अरमान ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। अब उसका पहला गोल अपनी सेफ्टी को पूरी तरह से पक्का करना और फिर अपने परिवार की सेफ्टी के बारे में जानने के लिए घर पर फोन करना और आखिर में नई दुनिया के रूल्स को बेहतर तरीके से समझना था। इसीलिए वह किसी से दोस्ती करने में दिलचस्पी नहीं रखता था, जैसा कि वह पहले भी नहीं रखता था। अरमान के इस कोल्ड बिहेवियर से अभिषेक के एक्सप्रेस थोड़े से अनकंफर्टेबल दिखाई दिए और उसके हैंडसम फेस पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। तुमने उनसे कैसे निपटा? जेनिफर ने पूछा। वो अरमान पर कुछ खून के धब्बे देख सकती थी, हालांकि वह खून स्पष्ट रूप से उन 4 बड़े मच्छरों का था जो जमीन पर मरे हुए और टुकड़े टुकड़े होकर पड़े थे। फिर जेनिफर यह जानने के लिए बहुत बेचैन थी कि यह कैसे पॉसिबल था कि उसके सामने खड़े लड़के ने लाशों को बिना घायल किए मार दिया। वे मरे नहीं हैं, वे अभी भी जीवित हैं, अरमान ने जवाब दिया और आखिरकार 15 लाशों को घसीटना समाप्त कर दिया। क्या जेनिफर की ठंडी और मोड़ी एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदल गई जब उसने उसकी बात सुनी? अरमान ने कपड़े के बड़े चौकोर टुकड़े को थोड़ी मुश्किल से लेकिन धीरे कदमों से बाहर की ओर खींचना शुरू किया। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ कुल 55 पॉइंट थी, लेकिन वह अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा था जहां वह 15 वयस्क लोगों को आसानी से खींच सके। चलते चलते उसने कहा, ये लाशें अभी भी जीवित हैं। बात बस इतनी है कि मैंने शरीर की सभी जोड़ने वाली हड्डियों को तोड़ दिया है, इसलिए भले ही दिमाग बरकरार हो, वे अब किसी डेड बॉडी से अलग नहीं है, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते। मैं उस जमीन को खून से रंगना नहीं चाहता था जहां मैं सोऊंगा। अरमान की आंखें चमक उठीं और उसे आखिरकार समझ में आ गया कि लाशों के शरीर इतनी बदतर हालत में क्यों थे। पहले उसने यह मान लिया था कि अरमान एक वायलेंट और स्वेग वाला लड़का है, लेकिन उसके वर्ड्स को सुनने के बाद उसे समझ में आया कि वह गलत थी। हालांकि वह कुछ हद तक उसकी पावर को एडमायर करती थी, लेकिन बस इतना ही। उसके दृष्टिकोण से इस जगह पर कोई भी भरोसेमंद इंसान नहीं था। जेनिफर के लिए ओनली एक आदमी था जिस पर वह थोड़ा भरोसा कर सकती थी। वह उसका बचपन का दोस्त अभिषेक था। बाकी सभी बेकार थे, स्पेशली लड़के। वर्तमान में जेनिफर लड़कों और लड़कियों दोनों से घिरी हुई थी। स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट आर्यन और अभिषेक लगातार उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। भयानक हथौड़े वाला मजबूत आदमी विक्रम बाहरी दुनिया की ज्यादा परवाह किए बिना कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स की बॉडी को लापरवाही से देख रहा था। 15 लाशों को उस जगह से बाहर निकालकर उन्हें घसीटकर पास की एक इमारत में ले जाने के बाद अरमान ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस आ गया। उसने बस लोगों की घूरती निगाहों को अनदेखा किया और चुपचाप चला गया। किसी से बात करने का इरादा नहीं रखते हुए कैफेटेरिया में पहुंचने पर अरमान ने अपने ब्लड कंट्रोल का इस्तेमाल करके फर्श पर लगे खून के धब्बे को हटाया और उसे टूटी हुई खिड़की से बाहर भेज दिया। कांच टूटा होने के कारण बारिश का पानी लगातार अंदर आ रहा था और खिड़कियों के आसपास के इलाके भीग गए थे। इसके अलावा ठंड भी बर्दाश्त के बाहर थी। कुछ मिनट सोचने के बाद अरमान ने कई टेबल के पैर उखाड़ दिए और एक एक करके खिड़कियों को ढकने के लिए उनके ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल किया। लकड़ी को गिरने से बचाने के लिए उसने कमरे के अंदर कई अलमारियां और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया, जिससे बारिश हवा अंदर नहीं आ सकी और जॉम्बीज के अंदर आने की संभावना कम हो गई। फिर अरमान ने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को कैफेटेरिया के अंदर बंद कर लिया। उसने धीमी रोशनी जलाई और खिड़की और दरवाजे से दूर एक कुर्सी पर आराम करने के लिए बैठ गया।
5 मिनट बाद उसने अपना सेल फोन अपने बैग से निकाला और कांपते हाथों से अपनी मां को फोन किया। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वह सेवा से बाहर है या उसकी स्विच ऑफ है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। बेंजामिन ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। वह सबसे बुरी स्थिति के बारे में नहीं सोचना चाहता था। डर के मारे उसने शालिनी का नंबर डायल किया। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वह सेवा से बाहर है या स्विच ऑफ है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। वही संदेश फिर से पाकर बेंजामिन खुद को रोक नहीं पाया और सेल फोन नीचे रखकर उसे टेबल पर ही छोड़ दिया। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गया और जैसे ही उसने बिजली की लगातार चमकती आवाज सुनी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। हालांकि वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन बेंजामिन को यह पता था कि उसके परिवार के मरने की पॉसिबिलिटी सच में बहुत अधिक थी। आखिरकार कई लोग बिना किसी चेतावनी के ज़ॉम्बी में बदल गए थे। ज़ॉम्बी ने बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया था। कीड़े विकसित हो गए थे और यहां तक कि पालतू जानवर भी जंगली हो गए थे। हालांकि वह वास्तव में इसके लिए तैयार नहीं था। उसके पास जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी वह था उसका परिवार। रोने की इच्छा को मुश्किल से रोकते हुए अरमान ने फिर से अपना सेल फोन उठाया और अपने पिता का नंबर डायल किया। पास की कुर्सी पर बैठी लिलित को उसके लिए थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने उसे रोने वाले छोटे बच्चे की तरह बिहेवियर करते देखा। यहां तक कि जब उसे अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ा, यहां तक कि जब उसके पास तलवार उठाने और खून में नहाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यहां तक कि जब उसका पूरा जीवन उसके सामने ढह रहा था, तब भी अरमान हमेशा स्ट्रांग बनकर खड़ा रहा था और उसने हेसिटेशन नहीं दिखाया। जब लड़ने की जरूरत थी तब उसने लड़ाई लड़ी और जिंदा रहने के लिए अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। हालांकि अपने परिवार की मौत की पॉसिबिलिटी के सामने उसका सब्र जवाब दे गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।